देखिएगा, इंडेक्स को देखिएगा बेटा एक बार, इंडेक्स देखना बेटा एक बार। मैंने आपको पहले ही करा दिया था, पहला 3 चैप्टर तो इंट्रोडक्शन था, आरएस हो गया, एग्जेम्प्टेड इनकम तो साथ ही चल ही रहा है, अलग से कोई टॉपिक पढ़ने की जरूरत है नहीं। बाकी कुछ है जो कैपिटल गेन में बहुत सारा आएगा उसमें। एग्रीकल्चर इनकम, इनकम अंडर दैट सैलरी, हमने लास्ट क्लास में बड़ी अच्छी अच्छी प्रॉब्लम की है, और भी करेंगे, और भी बहुत करेंगे, डोंट वरी। कुछ एक प्रॉब्लम मैंने कहा, एक क्लास जो शुरू वाला प्रॉब्लम, उसके लिए वीडियो आप देख ले, जब मन हो वो तब देखे। इनकम अंडर दैट हाउस, अभी भी देखना हो, क्लास के बाद फ्री हो तो देख सकते हो। डिडक्शंस हमारा 2 क्लास हो गया, मैंने इसलिए संडे को नहीं लिया, एक तो थोड़ी तकलीफ भी थी, और फिर है अपना क्लबिंग ऑफ इनकम, ठीक हो चुका है। सेट अप एंड कैरी फॉरवर्ड लास्ट टॉपिक हमारा चल रहा है, वी आर ऑन द ट्रैक, जैसा सोचा वैसा ही चल रहा है। मैंने आपको पहले ही कह दिया कि छुट्टी जो रहेगी लास्ट वीक ऑफ दिसंबर में, वो हमारा जो 6 दिन 7 दिन रहेगा, दैट इंटायर इज इधर बीपी और इधर सीजी। वो 7 दिन आप छुट्टी मनाने जाएं, आप छुट्टी मनाइए, जिसको जहां जाना है वो जाइए, आई डोंट हैव एनी इशू। पर याद रखना, बीपी या सीजी दो में से एक चैप्टर खत्म हो चुका रहेगा, क्योंकि वो 7 दिन मैं छोड़ूंगा नहीं, वो 7 दिन सबकी छुट्टी होगी और वो 7 दिन मैं यूज करूंगा। अभी आपको तकलीफ होगी एक बार, नो डाउट तकलीफ होती है, बच्चों को होती है, यार हमको छुट्टी मनाना था, सबका छुट्टी है। पर ये तुम्हें पता कब चलेगा, पता है? फरवरी में, जब हमारा खत्म हो जाएगा और बाकी जब आएगा, और तुमको पता चलेगा रैंडमली तुम पूरा दिन क्लास में बैठे हो, एक ही सब्जेक्ट का क्लास तुम दिन में 4-4 क्लास कर रहे हो, माने एक ही टॉपिक चल रहा है, एक ही तब तुम्हें पता चलेगा कि अच्छा हुआ हम लोग पहले कर लिए। ये मैं गलतियां पहले कर चुका हूं, इसलिए मुझे पता है, पहले मैं बहुत गलती करता था, पहले टाइम भी नहीं मिलता था मुझे। आइए, बहुत अच्छा टॉपिक है, बहुत सेंसिटिव टॉपिक है, थोड़ा सा मिस मतलब पूरा क्लास खराब हो सकता है, और बहुत नॉलेजेबल टॉपिक है। सबसे अच्छी बात है नॉलेज बहुत है इसमें। आइए, मान लो 25 दिसंबर को हमारी क्लास है, 25 दिसंबर को जब हमारी क्लास है, अरे सेटअप करने हैं 25, आज कॉलेज नहीं है, 25 दिसंबर को हमारी क्लास है। उस दिन सबकी छुट्टी थी, हमने क्लास ज्यादा ले ली, एक की जगह 3 ले ली, और इतना मजा आ रहा था कि आपसे कंट्रोल नहीं हुआ, आप बहुत देर पढ़ने लग गए। आज आप गुस्से में बोले, प्यार में बोले, पर आपने आज क्लास करते चाहिए, रुकिए मत। मैंने आपकी भावनाओं को समझ के क्लास को कंटिन्यू किया। रात के 9 बज गए, 9 बज गए, अब तो टाइम हो ही गया था। आपको मैंने बोला जाओ बेटा घर जाओ, आराम करो। आप भी थोड़ा बोले 25 दिसंबर थोड़ा इधर उधर घूम लेते हैं। घूम घाम के 11:15 11:30 घर को पहुंचे, और घर में 11 11:15 बजे पहुंचे। भूख लग रही थी, घर वालों को पता था कि तुम तो ऐसे आवारा हो, डेली ऐसे खा पी के आ जाते हो। आज उन्होंने क्या किया, डेली खाना बना के खराब होता है, उन्होंने तुम्हारे लिए खाना ही नहीं बनाया। तुमने ढूंढा, भूख जोर की लग रही थी, और रात के 11 11:15 तो मोटा मोटी सब बंद हो जाता है, पार्क स्ट्रीट को छोड़ के। फिर आपने खाना ढूंढा, नहीं मिला, भूख तो बढ़ रही थी। उसके बाद ढूंढा तो 2-4 बिस्किट मिली, नाम तो जानते ही हो, टाइगर बिस्किट, खा के टाइगर हो जाते हो तुम लोग। 4-5 पीस टाइगर बिस्किट खाया आपने, और भूख कभी कमती है क्या टाइगर बिस्किट से? बल्कि बढ़ी हुई भूख में थोड़ा बहुत खाते हो तो भूख और बढ़ जाती है, ये साइकोलॉजिकल इफेक्ट है, आपकी भूख और बढ़ गई। करे तो क्या करे, बहुत टेंशन की बात थी। वो जो 2 मित्र देख लो, दोनों चश्मा पहनता है, हाँ वो एक था, उसने अपने बगल वाले मित्र को फोन लगाया, यार तुमसे मिलने की इच्छा है।
रात को 10:11:35 पे अगर किसी को तुम फोन लगाते हो, तुमसे मिलने की इच्छा, और उसको फोन लगाते हो जिसके संग तुम सारा दिन क्लास में बैठ के क्लास कर रहे थे, तो सामने वाले बंदे के मन में शंका तो आ ही जाएगी, लगे यार क्या बात है, इतना क्या दोस्ताना है। तो दोस्ताना वाला हिसाब किताब हो गया, फिर भी डरते हुए मित्र है बुला लिया, बोला आ जाओ यार मिल लेते हैं। मिलने पहुंचा, ये तो गया था खाने के चक्कर में। मिलने पहुंचा तो इसने कहा यार अभी अभी मैंने खाना खत्म किया, चलो चाय पिला देता हूं। मन में तो डैश डैश बोलना चालू कर दिया, इतना जल्दी। इसने चाय और फिर बिस्किट खिलाई, वो भी फिर टाइगर बिस्किट खा के थक गया बेचारा। अब 12 बजे के करीब, 11:45 के करीब अपने घर आया। भूख तो लगी हुई है, ठंडा ठंडा 2 बोतल पानी का पिया, इस जाड़े में ठंडा बोतल, पेट पे चद्दर बांधा और सो गया। भूख लगे तो क्या करे। अगले दिन सुबह मुर्गे के पहले इसकी नींद खुल गई, और नींद खुली, अब बेचारा इधर उधर ढूंढने लग गया। थोड़ी देर बाद बगल में जो छोटी मोटी दुकानें वहां खुली, जाके वहां से मैगी ले आया। फिर तो मैगी मिलने लग गया है ना वापस से, और अपने घर में 3-4 मैगी लाया और 3-4 एक संग बनाया और खाया। 1 नहीं 2 नहीं 3-4 खा लिया, भूख मिट गई, तब इसको आराम पहुंचा। तो अगर आप पूरे के पूरे कार्यक्रम में जाओ तो उसने अपने घर में खाना खाया, मानते हो। फिर मित्र में छोटा ही है बड़ा ही बेटा, फिर मित्र के घर में खाया, ठीक। फिर उसने अपने घर आया और भूख को अगले दिन के लिए कैरी फॉरवर्ड कर दिया, और फिर अगले दिन छोटा ही बड़ा ही, अगले दिन, अरे नालायको, अगले दिन अपने घर में खाना खाया। बड़ा ही छोटा है। आप क्या बोल रहे हैं, आपको भी तो नहीं आता है, यही सोच रहा होगा मन में तुम लोग। अरे सब जानते हैं, ठीक। ये 4 मुद्दे हैं, अगर बोर्ड पे देखो, ये 4 मुद्दे इस चैप्टर को बनाते हैं बेटा। ये 4 मुद्दे जो हैं, ये सेक्शन 70 से लेके 80 तक हम डील करेंगे आने वाली 3 क्लास तक। 3 प्यार से पढ़ेंगे तो 4, बहुत प्यार से पढ़े तो 4 प्रॉब्लम बना बनू के, जो भी हो। अपने को ये आने वाला, समझ लो आज मंगलवार, तो अगला मंगलवार तक यही चल रहा है अपना। अपने घर मित्र के कर भूख को कैरी फॉरवर्ड, अगले दिन अपने घर में खाना खाया। क्यों खाया, भूख लगी थी। तो ये लॉजिकल है, एक साइकोलॉजिकल नहीं, एक तो रियल लाइफ है कि भूख लगेगी तो अपने घर में खाना खाओगे। फिर हो सकता है शर्म नहीं हो तो मित्र के घर भी जाके खा लोगे। कुछ लोग बेशरम होते ही हैं, और कुछ लोग शर्म आती है और दूसरे घर जाते नहीं है, तो वैसे लोग भी मिलेंगे यहाँ पे। और फिर भूख खाना नहीं मिटा तो अगले दिन के लिए कैरी फॉरवर्ड कर दिया, और सुबह उठ के अपने घर में खाना खाया। ये तो रियल लाइफ है। हम यहाँ पे भूख का मतलब लॉस है और खाने का मतलब प्रॉफिट है। मान लीजिए आप एक एसएससी हो और आपका हाउस प्रॉपर्टी है, अब तो सब वर्ड समझोगे। आपके पास एक प्रॉपर्टी ए है और एक प्रॉपर्टी बी है, 2 प्रॉपर्टी। एक में 70,000 का नुकसान हो गया और एक में 20,000 का मुनाफा हो गया। भूख लगी है खाना खाओ। भूख लगी है, कितने की भूख है और खाने कितने का है, कितना, अभी भूख कितने की बाकी है, इस 50,000 की भूख बाकी है। अपने घर में खाना खाए, इसको कहते हैं सेक्शन 70, ठीक। खा लिए, भूख अभी भी है,
चलो मित्र के चलते हैं, मित्र के। अब तुम्हारे मित्र अगर तुम देखो, ऊपर देखो तो सैलरी, नीचे देखो तो बीपी, सीजी, आईएफएस, कितना कुछ है ना। पता चला बिजनेस और प्रोफेशन है आपके पास, उसमें भी दो लोग हैं, एक्स एंड वाई, एक्स एंड वाई। इधर में एक्स में लाख रुपए का मुनाफा हुआ और वाई में 70,000 का नुकसान हो गया। तो यहां पे भी तो अपने घर में पहले खाएगा, यहां पे भी आपने सेक्शन 70, ये 70 था, यहां पे आपने 70 को अप्लाई किया होगा। अब आपके पास खाना कितना बचा हुआ है, 30,000। अब आपने इस 50,000 को क्या किया, इस भूख से, इस भूख को इससे सेट ऑफ कर लिया, ठीक। अभी भी एचपी का नुकसान कितना बचा हुआ है 20,000। ये है बेटा सेक्शन 71, मित्र के घर में खाना खाना, 71। अभी भी भूख है, अब कहीं कुछ मित्र दिख नहीं रहा है तो क्या करे, इसको पेट में चद्दर बांध के कैरी फॉरवर्ड कर दो, कर दिया। कैरी फॉरवर्ड अगले दिन नहीं, अगला दिन मतलब अगले साल, अगला साल मतलब नेक्स्ट ईयर आपने कैरी फॉरवर्ड कर दिया, चैप्टर बन गया ना। नाम समझ रहे हो ना चैप्टर का नाम, सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड, ठीक। नेक्स्ट ईयर आपने कैरी किया, और जब नेक्स्ट ईयर आपने कैरी किया तो अब जब नेक्स्ट ईयर है फिर मित्र के नहीं जा सकते हो, केवल अपने घर में ही खाना खाओगे। नेक्स्ट ईयर में सेट ऑफ कर लेना इस भूख को, किसके साथ, प्रॉफिट के साथ, सेट ऑफ ओनली विथ एचपी, क्योंकि अगले साल फिर मित्र नहीं होगा, अगले साल अपने घर में ही खाना पड़ेगा। लड़का बोला सर अगले साल एचपी है ही नहीं, कोई बात नहीं, फिर कैरी कर देना, अगले साल फिर नहीं है, कोई बात नहीं, फिर कैरी कर देना। सर कब तक, आने वाला 8 साल तक। सर जी 8 साल तक एचपी में कुछ नहीं मिला, क्या करें, गंगा जी बगल में ही है, स्वाहा करके आ जाना, क्योंकि 8 साल के बाद कैरी और नहीं होगा। सेट ऑफ ओनली विथ एचपी, कैरी फॉरवर्ड हो सकता है कितने साल तक, 8 साल। ये चैप्टर का थीम है, बस ये मेरे ख्याल से इतना तो समझदार हो तुम लोग। ये गलतियां अगर कर लोगे तुम तो फिर बेटा तकलीफ की बात है, ये गलतियां नहीं करना, क्योंकि जो बोर्ड पे है यही पूरा चैप्टर है, चाहे 10 सेक्शन पढ़ोगे, एक से एक पढ़ोगे, पर फंडामेंटली ये कभी चेंज नहीं हो सकता। आज भी ऐसा है, 10 साल 20 साल 30 साल बाद भी ऐसा ही रहेगा। पेज नंबर कितना था बेटा, टू 39, 238 में खाली जगह है थोड़ा सा, कई लोगों का खाली है, कई लोगों का भरा। हाँ लिख लो, तुम्हारा खाली नहीं तो बेटा एक पेज में कर लो, नहीं उधर उधर और कुछ लिखने का है बेटा, ये लिख लो। बोर्ड पे जो दिख रहा है वो जान है इस चैप्टर की।
है बेटा, वो बुक को कैरी फॉरवर्ड जो है ना, उसमें ये 71B में HP है, कैसे कैरी करोगे, 72 में नॉन स्पेकुलेशन है, 73 में स्पेकुलेशन है, 74 में कैपिटल गेन है और 74A में ओनिंग एंड मेंटेनिंग रिसोर्स को कैरी फॉरवर्ड करने का तरीका बताया गया है। ओए कहां था तुम इतने दिन, कहां पे, नाम बताओ, अच्छा नाम बताओ, कहा शादी में, कलकत्ता, देखो शादी उदी खा के आया, हम लोग को कुछ नहीं खिलाया, इसको तो भूख लग नहीं सकता अभी। कौन से बेटा, वो बेटा ओनिंग एंड मेंटेनिंग रेस हॉर्स है। हाँ? अभी आ रहा है ना 31 रेस कोर्स में, कुछ लड़का लोग जोर मुस्कुराया मतलब जाता है, क्या करने जाता है हमको ही पता है। देख के लग रहा है तुम लोग को कि ठंड आ गया है? अपने ऐसे ही कलकत्ता में तो कभी कभी आता है, बस उस दिन का इंतजार है जिस दिन कलकत्ता में बर्फबारी हो। ओह माय गॉड, उस दिन नेशनल हॉलिडे होगा हमारा, बंगाल हॉलिडे, लंदन बन जाएगा। कोई भरोसा नहीं है ना बेटा, जैसे क्लाइमेट चेंज हो रहा है उस हिसाब से एनीथिंग इज पॉसिबल। तेहरान में 100 साल में जितनी बारिश होती है वो बारिश एक दिन में हुई। 100 साल में जितनी बारिश हुई सिंगल डे में हुई थी, 1.5 महीना पहले सिंगल डे में 100 साल की बारिश हुई। डिजर्ट इलाका है जहां बारिश होती ही नहीं है, वहां एक दिन में उतनी बारिश हो गई जितना 100 साल में नहीं हुई। तो यार यहां बर्फ नहीं गिर सकती है क्या? क्यों नहीं? बंगाल है, एनीथिंग इज पॉसिबल। चलो 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 जल्दी लिख लो, लिख लिया? मैट में लिखने बोला था बेटा, अच्छा कॉपी में लिख के, अच्छा कितना माने डेडिकेशन है कॉपी में, फिर पेज नंबर, एग्जाम के समय कॉपी खोलेंगी, पेज नंबर रेफर करेंगी, बेवकूफपना इसी को बोलता है। हाँ अच्छा तब ठीक है, वो बताओ कि हम कर लेंगे कॉपी। कहाँ थी लास्ट क्लास? अच्छा। आगे बढ़े, कितना लिखोगे तुम लोग? লিখে যাচ্ছে, থামছেই না। मिलो हमारे मित्र से, ये हमारा ही मित्र है पूरा। कहाँ था लास्ट क्लास? अच्छा करता होगा हमको जब आता है तो, बोला अभी जाएंगे तो पकड़ेंगे। आदत बुरी है यार, याद रहता है कौन नहीं है नहीं है, मैं क्या करूं बताओ? या तो इग्नोर कर दूं, और इग्नोर कर नहीं सकता हूं, अपने घर के हो ना तुम, तो इग्नोर कैसे करूं? लेट्स स्टार्ट। मजेदार, शानदार एंड जानदार चैप्टर की तरफ हम चल रहे हैं। पेज नंबर 239, फटाफट करिएगा। अब सेक्शन 70, किसी को डाउट है चैप्टर के कॉन्सेप्ट को लेके? दिमाग में सेट हो गया कॉन्सेप्ट क्या है? उसी कॉन्सेप्ट से हम सब बना लेंगे। इंट्रा हेड एडजस्टमेंट, इंट्रा सेक्शन 70, इंट्रा का मतलब अपना घर। लिख लो, सरवाने की कोई जरूरत नहीं है, हिंदी में लिख सकते हो ना अपना घर, हाँ? बंगला में भी लिख सकते हो ना, निजेर बाड़ी ना, अपन घर, निजेर बाड़ी, गाधा, निजेर बाड़ी।
বাংলা বলতে পারে না, উল্টো পাল্টা বলে যাচ্ছে নিজের বাড়ি। स्टार्ट विद द नेट रिजल्ट। बोर्ड के इस राइट हैंड साइड को देखना, माने मेरे राइट को साइड को, आपके भी रिजल्ट ऑफ कंप्यूटेशन फॉर एनी एवाई। अभी हमारा एवाई 15-16। नेट रिजल्ट ऑफ कंप्यूटेशन, कंप्यूटेशन करने का जो पूरा कंप्यूटेशन बना लिए उसके बाद जो नेट रिजल्ट आया, क्योंकि लैंग्वेज क्या है, नेट रिजल्ट ऑफ कंप्यूटेशन मतलब मैं एचपी बना लिया, पूरा कंप्यूट कर लिया, बीपी बना लिया, सीजी बना लिया, पूरा कंप्यूटेशन करने के बाद जो नेट रिजल्ट आया इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी सोर्स, अंडरलाइन द वर्ड एनी सोर्स, पॉइंट इज सोर्स। अभी बाकी भूल जा, खाली एचपी की तरफ नजर दौड़ाओ। मेरे ख्याल से मैं ये मिटा दूं तो काम हो जाएगा, नहीं तो लिख चुके हो ना। अब ध्यान से देखो, नेट रिजल्ट ऑफ एनी सोर्स, मैं एचपी को कैलकुलेट कर रहा हूं, इनकम अंडर द एचपी, कंप्यूटेशन कर रहा हूं। मेरे पास दो घर हैं, दो घर है मतलब ये क्या है, ए इज अ सोर्स। सोर्स की बात करूं उस एचपी के सोर्स की, तो दो तरीके से मेरे सोर्स है, ए भी मेरा सोर्स है और बी भी मेरा सोर्स है। अगर मैं अपने घर की बात करूं तो मैं भी कमाता हूं, पापा जी भी कमाते हैं और भाई भी कमाता है, लॉजिक की बात है। तो मेरे घर के अर्निंग का सोर्स क्या है, मैं हूं, मेरा भाई है और मेरे पापा जी हैं। अगर किसी को कभी कमाई कम हो जाए तो दूसरा आदमी उसको क्या करता है, मेकअप कर देता है। तो एनी सोर्स, सोर्स मतलब जहां से हमारी इनकम आ रही है, कॉमा फॉलिंग अंडर एनी हेड ऑफ इनकम, कौन से हेड में फॉल कर रहा है, या तो एचपी। अगर मैं बीपी फील करूं तो बीपी में भी दो सोर्स था, एक्स एंड वाई। सीजी फील करूं तो सीजी में भी सोर्स है, बड़ा भाई छोटा भाई, लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म, है कि नहीं? ठीक है, हो गई बात खत्म। फॉलिंग अंडर एनी हेड ऑफ इनकम इज अ लॉस। ओहो, किसी एक सोर्स में नुकसान हो गया, जैसे हमारे सोर्स ए में क्या है, नुकसान है, ठीक है। शैल बी इंटाइटल, वो नुकसान को हम क्या कर सकते हैं, इंटाइटल है टू सेट ऑफ सच लॉस अगेंस्ट द प्रॉफिट। वो लॉस यानी कि भूख किसी खाने के साथ एडजस्ट हो सकती है फ्रॉम एनी अदर सोर्स। ओ, दूसरा सोर्स हमारा क्या दिख रहा है, बी, ठीक है। एनी अदर सोर्स अंडर द सेम हेड, हेड कौन सा है हमारा, एचपी, ठीक। सच सेट ऑफ इज कॉल्ड इंट्रा हेड एडजस्टमेंट और इंट्रा सोर्स एडजस्टमेंट। इंग्लिश में इस बात को लिखने के लिए 4.5 लाइन, 3.5 लाइन का घाटा किया गया। सीधी बात लिख सकते थे, भूख लगी अपने घर में खाना खाओ। इतना इंग्लिश बोलने का क्या जरूरत है, बताओ। पूरा का पूरा लाइन पढ़ो तो क्या निकल के आया कि अगर आपको भूख लगी अपने घर में तो सबसे पहले अपने घर में ही खाना खाओ, क्यों घर में खाना है, नहीं सर घर में खाना ही नहीं है, पड़ोसी के चले जाओ। इतना इंग्लिश नहीं समझ में आता हम लोग को। एक्सेप्शन, पर अपने घर में खाना खाते वक्त भी कुछ कुछ एक्सेप्शंस हैं। बोला अपने घर में भी एक्सेप्शन, हाँ बेटा है, क्या करे बताओ, तुम भी अभी समझ जाओगे। जैसे घर है हमारा, ठीक है, ये एक टोपी वाला भाई और बगल में जो काला शर्ट पहन के बंदा बैठा है, ये दोनों भाई, भाई मतलब समझ में, भाई भाई घर के दोनों मेंबर हैं। टोपी वाले को देख के पता चलता है कि थोड़ा सा गुंडा स्टाइल का आदमी है। एग्जाम्पल है, बुरा मत मान लेना। आज ऐसा ही आया अभी बन के, पूरा एकदम माफिया गैंग की तरह। अरे व्हाई यू बिकम सीरियस, एग्जाम्पल हटाओ, दूसरा को लो। तो इमोशनल हो जाता है। हाँ, ये एक गुंडा माफिया, बगल वाला शरीफ है, वो तो ऐसे ही जन्म जात में ही हमको लगता है वो शरीफ, ठीक। ये जो गंदा आदमी है ना, ये गंदा है, वो कौन है, अच्छा है। दोनों भाई एक ही घर में रहते हैं, बड़े दोनों की मित्रता भी है, ठीक। पर शादी हो गई अच्छे वाले की। जैसे ही शादी हुई, बहुरानी ने कहा हमारी तो बहुरानी है ना, हम क्या करें, हम तो वही बोलेंगे ना, अपने घर में बुजुर्ग है हम तो हमारी बहुरानी ने कहा उस गंदे आदमी को घर से निकालो, नहीं तो मैं नहीं रहूंगी या तुम नहीं रहोगे, मैं तो यहीं रहूंगी, तू अपना देख लो।
बेचारा डर के मारे इसको घर से निकाल दिया रात को 11 बजे उस दिन, जिस दिन 25 दिसंबर को। माने उस गंदे आदमी को अपने घर में भी खाने की नौबत नहीं मिली, तो क्या पड़ोसी खिलाएगा? पड़ोसी तो पहले दरवाजा बंद कर दे, गुंडा है, बंद कर बंद कर बंद कर बंद कर। बेचारा 11:15 घर से निकल गया। अचानक पीछे बेंच में, जो पीछे के बेंच में लास्ट में जो मिडिल वाला लड़का है वो सुपर आवारा है, वो अचानक इसको फोन किया, बोला कहाँ है छोटू? बोला यार भैया ने घर से निकाल दिया है। बोला कोई दिक्कत का बात नहीं है, कोई दिक्कत बात नहीं है, आ जाओ निमतल्ला घाट में, फाटक नंबर 203, रेलवे वाला लाइन वहां से गुजरता है, वहीं कलवट के नीचे, मतलब ब्रिज के नीचे आ जाओ। अब रात एक बात बताओ, रात को 12 बजे गंगा घाट का, वो भी निमतल्ला घाट का किनारा, रेलवे फाटक, और वो भी ब्रिज के नीचे, कोई शरीफ आदमी तो नहीं बुला रहा होगा ना? बोला हाँ बस आते हैं। ये वहां पहुंच गया, वहां जाके मस्ती से खाना पीना किया। कहने का मतलब क्या है? कहने का मतलब है जो बुरा आदमी होता है, बुरे आदमी को अच्छे आदमी के संग सोबत नहीं होती, बुरे आदमी का केवल बुरे आदमी के साथ ही होता है। हमारे बिजनेस में, बिजनेस एंड प्रोफेशन चैप्टर में 2 तरीके का बिजनेस होता है। स्टार्टिंग में मैंने सिखाया, एक स्पेकुलेशन और एक नॉन स्पेकुलेशन। और याद होगा मैंने इंट्रोडक्शन में कहा था गंदा आदमी और अच्छा आदमी, और मैंने ये कहा था एक दिन ये गंदा आदमी अच्छा आदमी बड़ा काम की चीज होगी। ये गंदा है, ये अच्छा है, घर तो एक ही है बेटा, घर तो एक है, सोर्स 2 है। अभी अभी हम पढ़ के आए कि सेम अगर लॉस हो एक सोर्स में, दूसरे सोर्स में एडजस्ट कर लेना। यहां लॉस हुआ यानी कि 70,000 की भूख लगी, यहां 1 लाख की प्रॉफिट है, आंखों देखा ला ये सेटअप हो जाना चाहिए। पर ये गंदा आदमी है ना, गंदा आदमी अच्छे आदमी के संग सेटअप नहीं होता, गंदा केवल किसके साथ होता है? गंदे के साथ। देखो एक्सेप्शन, लॉस फ्रॉम स्पेकुलेशन बिजनेस एडजस्ट नहीं होगा अपने घर में, ब्रैकेट में लिखो रेड पेन, ओनली एडजस्टेड विद गंदा आदमी। समझ गए क्या? ओनली एडजस्टेड विद स्पेकुलेशन प्रॉफिट। ओनली एडजस्टेड विद स्पेकुलेशन प्रॉफिट। खून में चला जाना चाहिए ये चैप्टर। जब तक बाहर निकलो क्लास के बाहर, चैप्टर के किंग हो तुम, फिर तो किसी की हिम्मत नहीं। ऐसे भी कोई भी चैप्टर के तुम किंग हो। जिस चैप्टर को आपने पढ़ लिया और सीख लिया, उसके बाद तो अगर तुमसे ज्यादा कोई जान जाए, कल से ट्यूशन बंद, ये गारंटी मेरी। इतना तो भरोसा रखना पड़ेगा ना कि अगर कोई जान गया तुमसे ज्यादा कि तुम नहीं जानते वो पॉइंट और कोई दूसरा जानता है, आके बोल देना कल से नहीं पढ़ाऊंगा, बिलीव मी आई विल स्टॉप टीचिंग। तो चैप्टर वो कॉन्फिडेंस तुमको लेके चलना पड़ेगा। अगर मैं हूं तो तुमको भी लेके चलना पड़ेगा, तुमसे ज्यादा कोई नहीं जान सकता है। वो तभी पॉसिबल है जब आपको मैं पढ़ा रहा हूं, आप पढ़ रहे हो, आप पढ़ रहे हो, खोल रहे हो, बैठे हो, फिर बोले यार हमको, ऐसा नहीं हो सकता है। ठीक है? तो गंदा आदमी केवल किसके संग एडजस्ट होगा? गंदा। स्पेकुलेशन कैन ओनली एडजस्टेड विथ स्पेकुलेशन। याद हुआ? आओ, सैलरी में तो कोई पंगा ही नहीं, क्योंकि सैलरी में तो नुकसान होगा नहीं, तो ये चैप्टर का कोई मतलब नहीं है। एचपी बहुत सीधा सीधा है आदमी है, इसलिए मैंने एचपी के बारे में डील ज्यादा किया नहीं। बीपी में डील कर दिया, भाई 2 भाई हैं, एक गंदा एक अच्छा है, गंदा आदमी अच्छे के जा नहीं सकता है, बोला नहीं। फिर आता है चैप्टर कैपिटल गेन, आता है ना बीपी के बाद। कैपिटल गेन में 2 भाई, एक मैं एक तुम। मैं कौन? बड़ा। तुम कौन? छोटे। बड़ा कौन? लॉन्ग टर्म। छोटा कौन? शॉर्ट टर्म। मुझे कितने भी भूख लगे, बड़ा थोड़ा इगोइस्टिक होता है, मान के चल, फैक्ट है ये लाइफ का। मुझे कितनी भूख लगे, कभी मैं नहीं बोलूंगा चल छोटू पार्टी दे, नहीं बोलूंगा। और अगर आपको भूख लगे, सीधा सीधा, शर्म तो है नहीं, सीधा क्या बोलो? भैया पार्टी, भैया पार्टी। कहने का मतलब है लॉन्ग टर्म कैन नॉट बी एडजस्टेड विद शॉर्ट टर्म, बट शॉर्ट टर्म कैन बी एडजस्टेड विद लॉन्ग टर्म। बड़का छोटे के नहीं जाएगा, ईगो है, छुटका बड़के के जा सकता है। देखो क्या लिखता है, लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस कैन नॉट बी सेट ऑफ विद शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। लॉजिक है, मैंने कहा रटना मत, लॉजिक से चलना, बड़ा छोटे के नहीं जाएगा। ब्रैकेट में लिखना है तो वहीं पे लिख लो, शॉर्ट टर्म कैन बी एडजस्टेड विद शॉर्ट टर्म एज वेल एज लॉन्ग टर्म, लिख लो, छोड़ो मत कुछ भी। शॉर्ट टर्म कैन बी एडजस्टेड, शॉर्ट टर्म कैन बी एडजस्टेड with short term as well as long term.
शॉर्ट टर्म कैन बी एडजस्टेड विथ किससे? शॉर्ट टर्म छोटका छोटके के संग भी जा सकता है और बड़के के संग भी जा सकता है। आगे बढ़ो। ठीक, रेस पिक्चर देखे? रेस सबसे पहले ये बोली हाँ, एकदम बढ़िया राउंड चल रहा था जैसे। रेस पिक्चर देखे? ये अचानक हाँ। तुम देखा है कि नहीं? देखा है? देखा है? रेस रेस 1 भी देखा होगा फिर तो। अच्छा 2 नहीं देखा? पगला कोई चीज है? अच्छा, गजब, पहला बार हो रहा है। सब पिक्चर देखा है गुरु, शॉकिंग न्यूज है। अभिषेक तुम भी देखा है? तुम तो देखा ही होगा, चेहरा से ही नजर आता है। राज, मर्डर, रेस, ये सब तो पहले तुम देखेगा। वही पूछ रहे रंग दे बसंती। रेस पिक्चर में सैफ अली खान था, उसका काम याद है? वो घोड़े को मेंटेन करता था एंड फिर घोड़ा दौड़ाता था। वो बेटिंग नहीं करता था, ढंग से समझे। उसका काम दो तरीके का होता। आप रेस कोर्स में गए, काला पीला नीला घोड़ा पे आपने बाजी लगाई, वो एक अलग कॉन्सेप्ट है, वो हो गया बेटिंग, विनिंग। दूसरा, आप घोड़े को पाल रहे हो, ओनिंग, मेंटेन कर रहे हो, और रेस कोर्स के दिन आपके घोड़े दौड़ रहे हैं जिनके ऊपर पब्लिक पैसा लगा रही है, और अगर वो जीत गया तो आपको प्राइज मनी मिलती है। तो दैट इज कॉल्ड ओनिंग एंड मेंटेनिंग रेसर्स। अगर मुनाफा आता है, बड़ी बड़ी कंपनियां जो जैसे विजय माल्या जी के बहुत बड़ा इनका धंधा, पूरा बैंगलोर में वो जाओगे, एक पूरा अस्तबल है उनके पास, 150-200 घोड़े, एक एक घोड़े का ओनिंग मेंटेन 4 करोड़ का खर्चा आता है। हेलीकॉप्टर से उनको नहलाया जाता है, समझे? ऐसा कहानी है। ओनिंग एंड मेंटेनिंग, दिस इज अ वेरी बिग बिजनेस, नॉट फॉर यू एंड मी, इट्स अ कॉर्पोरेट बिजनेस, हेवी हाई क्लास बिजनेस। पुराने जमाने में तो लोग पालते ही थे, आपको पता, घोड़े की अस्तबल होती थी। कलकत्ता में 100 बाजार इलाका जो है ना, वहां पे अभी भी जाओगे तो अस्तबल मिलेगा तुमको, घोड़े का पूरा इलाका मिलेगा, जहां आजकल पार्किंग लॉट बने हुए हैं। ठीक है, कलकत्ता बहुत आगे था गुरु, ये हम लोग पिछड़ गए। तो ओनिंग एंड मेंटेनिंग, घोड़े को पालो, ओन करो, मेंटेन करो, और फिर रेस कोर्स में दौड़ाओ। अगर वहां से प्रॉफिट हुई तो उसे कहते हैं इनकम अंडर दैट बिजनेस और प्रोफेशन। सबसे बड़ी बात को कान खोल के सुन लो, एनी प्रॉफिट फ्रॉम ओनिंग एंड मेंटेनिंग रेसोर्स इज ए इनकम फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन। मैंने बीपी हेड में दिखाओ। पर अगर खुदा न खास्ता वहां नुकसान हो गया तो फिर बोलता है दिस इज नॉट ए बिजनेस लॉस। माने कमाओ तो तुम मेरे हो, न कमाओ तो तुम अपना जानो, ये कहावत है ना। तो प्रॉफिट फ्रॉम ओनिंग एंड मेंटेनिंग रेसोर्स अगर हो जाए तो उसे बिजनेस इनकम दिखाएंगे, पर अगर लॉस फ्रॉम ओनिंग एंड मेंटेनिंग हो जाए तो उसको बोलता है बिजनेस लॉस नहीं है। अब बिजनेस लॉस नहीं है तो बिजनेस चैप्टर की तरह ट्रीट नहीं हो सकता है। तो डिपार्टमेंट ने जब भी लॉस हुआ है उसको एक सेपरेट आइडेंटिटी खड़ी कर दी, बोला निकलो यहां से। क्योंकि अगर बिजनेस लॉस उसको मानता तो क्या होता, ये भी रीजन जान लो क्यों हटाया। मान लो विजय माल्या जी, विजय माल्या का एक बिजनेस है जो लीकर बिजनेस है, वहां से उनको 200 करोड़ का मुनाफा हुआ, 200 करोड़ का मुनाफा हुआ, और इधर में उनका ओनिंग एंड मेंटेनिंग है 150-150, 200-250 घोड़े हैं उनके पास। वो तो जब इच्छा बुक्स ऑफ अकाउंट्स में वो लॉस दिखाएंगे, पर घोड़े के ऊपर इतना लॉस, तो 200 करोड़ का तो लॉस 2 दिन में खड़ा कर सकते हैं, कैसे ऑडिट होगी उसकी। तो उस 200 करोड़ के लॉस को वो बिजनेस प्रॉफिट से एडजस्ट कर सकता था, अल्टीमेटली उसका इफेक्ट वो जीरो। इस चीज से बचने के लिए डिपार्टमेंट ने कहा प्रॉफिट है तो बिजनेस इनकम है, नुकसान है तो ये बिजनेस नुकसान नहीं है, इसको सेपरेटली ट्रीट करो, इस नुकसान को एकदम अलग से दिखाओ। अच्छा, तो इसका कैसे एडजस्ट करेंगे? बोला इसका एडजस्टमेंट केवल इसी की प्रॉफिट से होगा, किसी दूसरे की प्रॉफिट से नहीं होगा। लिखा है देखो, लॉस फ्रॉम एक्टिविटी ऑफ ओनिंग एंड मेंटेनिंग रेसोर्स, ब्रैकेट में क्या लिखोगे? कैन ओनली बी एडजस्टेड विद प्रॉफिट फ्रॉम ओनिंग एंड मेंटेनिंग रेसोर्स, can only be adjusted with profit from owning and maintaining resource.
can only be adjusted with profit from owning and maintaining resource. Next, point number 4. Loss computed in respect of any specified business referred to in section 35 AD cannot be set off against any other income. बेटा इस पॉइंट को हम लोग को डील थोड़े दिन बात करना पड़ेगा. बीपी में एक सेक्शन है 35 AD है बेटा, उसमें कुल मिला के 13 बिजनेस का नाम लिया गया है. 13 एक दो नहीं, 13 बिजनेस, जो हर साल 2 बढ़ता ही है उसमें. जब स्टार्ट हुआ तो 4 से हुआ, आज वो 13 बिजनेस हो गया. ये 13 बिजनेस को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, फिनांस मिनिस्ट्री ने स्पेसिफाइड बिजनेस माना और कहा कि इस स्पेसिफाइड बिजनेस से जो लॉस होगा वो किसी दूसरे बिजनेस इनकम से एडजस्ट नहीं होगा. स्पेसिफाइड बिजनेस का लॉस केवल स्पेसिफाइड बिजनेस की इनकम से ही एडजस्ट होगा. और सबसे बड़ी बात जानते हो क्या है? ये वो पॉइंट है बीपी का जिसमें लॉस अनंत काल तक कैरी होता है. 8 साल का भी रूल नहीं है यहाँ पे. माने दिस इज अ वेरी हार्डकोर सेक्शन. जब बीपी पढ़ोगे तो मैं वेरी इंपॉर्टेंट में जो पहला पॉइंट लिखाऊंगा वो लिखाऊंगा एडी. पढ़ के जाना, आने का चांस रहेगा. ये इतना पावरफुल सेक्शन है, ठीक है ना. तो हम इस पॉइंट को भी डील ना भी करें तो चलता है, नो इश्यू एट ऑल. पॉइंट नंबर 5 तो मैंने इस बार बढ़ा के दिया, पहले नहीं था ये. बिजनेस लॉस कैन नॉट बी सेट ऑफ विद सैलरी टिल 1997, नहीं टिल 2007. लोग क्या करते हैं, जैसे गवर्नमेंट एम्प्लॉय हुए, मैं तुम्हें एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं. गवर्नमेंट जॉब तो बेटा 10 से 5 होता है, आराम से कमाए, सैलरी भी अच्छी होती है. आज के टाइम की सैलरी उनकी सोचो तो कहां पहुंच गई है. ठीक है, बड़ी अच्छी सैलरी है. 4 लाख 5 लाख 7 लाख तो कॉमन है. पियोन की सैलरी होती है वहां 5 लाख आजकल. आप आराम से गए, 6-7 लाख की सैलरी है, काम किए, शाम को 5 बजे फ्री, अपने घर 6 बजे पहुंचे. आपने कई यहां देखा होगा कि घर के नीचे एक दुकान होती है, किराने की दुकान खोल लिए, कुछ करना नहीं है, आके बैठ गए. बिका तो बिका, नहीं बिका तो नहीं बिका, टाइम पास करने के लिए. क्यों? क्या रीजन था? ये टाइम पास नहीं करते, ये इनकम टैक्स का टाइम पास करते हैं. ये जो वो बिजनेस खोल के रखे उसमें नुकसान दिखाते हैं 2.5 लाख 3 लाख 2 लाख, और इस नुकसान को सैलरी इनकम से एडजस्ट करके अपनी इनकम को डाउन करते थे, क्योंकि सैलरी में और कोई प्लानिंग है नहीं. सैलरी की प्रॉब्लम क्या है? सैलरी में आप कोई प्लानिंग नहीं. क्या प्लानिंग करना है? मैं चोरी की कई बात बताई मैंने तुमको. जो रूल है वो रूल है, कुछ नहीं करता. एम्प्लॉयर सैलरी शीट बना के आपको पकड़ाता है, तो आप क्या चोरी कर लोगे वहां पे? तो यहाँ पे ये लोग ऐसा करते थे, किराने की दुकान खोल लेते थे जानबूझ के. वहां पे नुकसान होना ही था, होता नहीं था, होना ही था, कर लिए. और उस नुकसान को वो लोग सैलरी से क्या करते थे? अपनी एडजस्ट करना चालू कर दिए. गवर्नमेंट ने देखा यार लाख इंप्लॉय तो 90,000 इंप्लॉय यही काम करता है. उन्होंने 2007 में इस चीज को ही पैकअप कर दिया. बोला भाई तू सब कुछ कर, पर बिजनेस लॉस को सैलरी इनकम से हम एडजस्ट करने नहीं देंगे. अब तुम जितना किराना को दुकान खोल. ये बहुत बड़ा पॉइंट है, ये कोई कोरिलेटेड पॉइंट नहीं है. ये कहीं ना कहीं वो टैक्स इवेजन को रोकने के लिए इस पॉइंट को इजाद किया गया. ठीक है, तो जैसे हम टॉपिक वाइज पढ़ रहे हैं तो ये थोड़ा सा टॉपिक वाइज से हट के चीज है, पर तुम्हारे दिमाग में चला जाना चाहिए कि बीपी का लॉस सैलरी से एडजस्ट नहीं हो सकता है. ठीक, आइए S.K.S. राजामणि नदार. इन ऑर्डर टू क्लेम बेनिफिट अंडर सेक्शन 70, मतलब अपने घर में खाने खाने का जो बेनिफिट तुमको मिलता है, देयर नीड नॉट बी एनी आइडेंटिटी ऑफ यूनिट विच मेड प्रॉफिट अ यूनिट विच वे सफर्ड ए लॉस. आपको कोई लेना देना नहीं. अब जब अपने घर में हो तो ये क्या आइडेंटिटी जरूरी है कि पापा ने कम कमाया, भाई ने ज्यादा कमाया, मैंने कम कमाया? अपने आप सेट होता है. तो यू डोंट नीड एनी आइडेंटिटी कि किसने कितना कमाया, कौन कितना सेटअप करा. यू डोंट नीड. इंपॉर्टेंट है सोर्स है, घर सेम है, जिसको प्रॉफिट हुई जिसको नुकसान हुआ आपस में एडजस्ट करके चुपचाप निकल जाओ. एस एस थिगाराजन का केस क्या बोलता है? लॉस इनकर्ड बाय एन एसएससी फ्रॉम ए सोर्स, इनकम फ्रॉम विच इज एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स कैन नॉट बी सेट ऑफ अगेंस्ट इनकम फ्रॉम ए टैक्सेबल सोर्स. बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छी बात. नहीं समझ में आएगा, एग्जाम्पल से समझ में आएगा. प्रीवियस ईयर 15-16 की घटना है. आप एक किसान हो, एग्रीकल्चरिस्ट. 10 लाख का एग्रीकल्चर इनकम हुआ. 10 लाख, गजब फसल हुई. 10 लाख का. डिपार्टमेंट आया, बोला सर जी टैक्स. आप तो जब गुस्से में होते तो इंग्लिश अपने आप निकलता है. यू डोंट नो, एज पर सेक्शन 10 सबसेक्शन ऑन एग्रीकल्चर इनकम इज एग्जेम्प्ट. एग्रीकल्चर लैंड इज सिचुएटेड इन इंडिया. गेट लॉस्ट.
डिपार्टमेंट अरे सही बोल रहा है, भागो, डिपार्टमेंट चला गया। उसको भी टैक्स सुनना रहता है, कितना बार बोला एसी खोल के ले जाता ही नहीं है। डिपार्टमेंट भाग गया इंग्लिश सुन के, और फैक्ट गलत नहीं बोला ना उसने ठीक ही बोला एग्रीकल्चर। अब वो कमाया, तो अब जब आदमी कमाता है तो अपने बिजनेस को डाइवर्सिफाइड करने की चेष्टा करता है। उसने एक टायर बिजनेस खोल लिया नेक्स्ट ईयर 16-17 में। 16-17 में सूखा हुआ, 16-17 में एग्रीकल्चर में उसको 5 लाख का नुकसान हो गया। वही टायर का बिजनेस चल गया, सूखा होने से टायर का बिजनेस चलेगा, ये मान के चलो रबर सेक्टर हेवी होता है। टायर के बिजनेस में 4 लाख का मुनाफा हो गया। वाह, उसने क्या क्या पता है, वो सेटअप कर लिया, सेटअप करके लाख रुपया इनकम हुई, लाख रुपया भी नुकसान बाकी है। डिपार्टमेंट आया, उसने डिपार्टमेंट ने बुलाया, अब बुलाया डिपार्टमेंट, क्या हुआ आपने रिटर्न फाइल नहीं किया, आपने 4 लाख की प्रॉफिट हुई। बोला सर एग्रीकल्चर में लॉस हुआ था, मैंने सेटअप कर दिया। तब उसने कहा याद करो वो दिन नालायक जिस दिन मैं तुमसे टैक्स लेने गया था, तुमने इंग्लिश में मुझे कहा था सेक्शन 10(1) में एग्रीकल्चर इनकम एग्जेम्प्ट होती है। अगर इनकम एग्जेम्प्ट होती है तो इनकम का दूसरा रूप क्या होता है, सिक्के का हेड है तो नीचे टेल भी तो है, तो इनकम का दूसरा रूप क्या है, लॉस। अगर इनकम एग्जेम्प्ट है तो लॉस भी क्या है, एग्जेम्प्ट है। यानी कि अगर कोई लॉस इनकम एग्जेम्प्ट है तो उसका लॉस भी मान के चलना एग्जेम्प्ट है, उसका कोई ट्रीटमेंट नहीं हो सकता है। यानी कि एग्रीकल्चर इनकम एग्जेम्प्ट तो एग्रीकल्चर लॉस एग्जेम्प्ट, दोनों चीजें क्या होगी, एग्जेम्प्ट होगी। तो बेकार में बेटा ये मत करना कि मुनाफा हो तो एग्जेम्प्ट और लॉस हो तो एडजस्टमेंट। जैसे लॉन्ग टर्म अंडर सेक्शन 111 एग्जेम्प्ट है 1038 में, उसमें नुकसान हो गया 10 लाख का, भूल जाओ नुकसान, क्यों, अगर इनकम एग्जेम्प्ट है तो लॉस भी क्या है, एग्जेम्प्ट है। वही लैंग्वेज लिखा, देखो आप पढ़ो, लॉस इनकर्ड बाय एन एसएससी फ्रॉम ए सोर्स, income from which is exempt from tax cannot be set off against income from a taxable source। बेटा वो एग्जेम्प्ट है तो टैक्सेबल सोर्स से एडजस्ट नहीं होगा, इसका मतलब एडजस्ट ही नहीं होगा ना, भूल जाओ। और मुझे ये सब इंग्लिश नहीं चाहिए, मुझे क्या चाहिए, एक कॉमन सेंस। एग्जेम्प्ट इनकम है तो उसका लॉस भी क्या है, एग्जेम्प्ट है, वो कभी एडजस्ट नहीं हो सकता है। माइलिंग ट्रेडिंग कंपनी, ये तुम लोगों के लिए केस बना है, ठीक से सुनना। तुम लोगों की आदत होती है, भूख लगती है तो पहले पड़ोसी के जाके खाते हो, बोला पहले वहां खा के आ जाए फिर देखते घर में बचेगा खा लेंगे, गंदगी है ये सब मेंटेलिटी। इफ देयर इज ए प्रॉफिट फ्रॉम वन सोर्स ऑफ इनकम एंड लॉस फ्रॉम अदर सोर्स ऑफ इनकम, द एसएससी हैज नो ऑप्शन बट सेट अप द लॉस अगेंस्ट सच प्रॉफिट इफ इट इज परमिसेबल। यानी कि एक सोर्स में इनकम और दूसरे सोर्स में हेड में नहीं, सोर्स में बात कर रहा हूं, ए एचपी सोर्स है, ए में मुनाफा है, बी में नुकसान है, तो आपकी जिम्मेदारी है कि उस सोर्स में ही एडजस्ट करो। ऐसा मत करना कि नहीं नहीं इस बार इनकम बहुत कम है, एडजस्ट अगला साल करेंगे ना, कुत्ते अबे मतलब इसी बार करके आगे बढ़ना, यानी कि पहले खा के ही आगे बढ़ना, रोकना ना मत भूत को। चलो एक बार आप रीड कर लो, जो मन में आए वो पूछ लो, ऐसे मन में कुछ आएगा नहीं फिर भी पूछ लो। स्पेकुलेशन खाली स्पेकुलेशन के साथ, स्पेकुलेशन नॉन स्पेकुलेशन के साथ नहीं कर सकते। अच्छा बुरा आदमी अच्छे के नहीं जा सकता, इस गंदे आदमी को निकाल दिया गया, गंदा आदमी गंदे आदमी के संग मैचअप कर गया,
आज नहीं तो कल गंदा आदमी तो बड़ा आदमी बनेगा ना, गंदे आदमी पहले बड़ा आदमी बनते हैं। जो लोग ज्यादा मंदिर मस्जिद गुरुद्वारा जाते हैं ना भाई, वो लोग ज्यादा तकलीफ में रहते हैं। और उन लोगों को देखना जो कहीं नहीं जाते, वो लोग अमीर करोड़पति अमीर है, क्योंकि उनका दिमाग केवल अपने ऊपर। और हम आधा टाइम भगवान को, भगवान कर देना, ये भगवान कर दे, अपना समय तो आधा यहीं खराब कर देते हैं। ठीक, तो ये लोग, ये बड़ा आदमी बन गया, जिस दिन ये बड़ा आदमी बन गया तो उनकी धर्मपत्नी क्या बोलेगी पता है? कितना बोला था भाई को ना निकालो, जाओ भैया को हाथ पकड़ के लेके आओ इज्जत से। वो तो बेचारा बावला हो गया, इसी ने निकाला, यही बोला। वो उसको ले जाएगा, बोलेगा चल बाबू घर में चल, माफ कर दे चल। यानी कि अच्छा आदमी गंदे के जाके एडजस्ट हो सकता है। नॉन स्पेकुलेशन लॉस कैन बी एडजस्टेड विथ स्पेकुलेशन प्रॉफिट। वो बाद में लिखाएंगे, अभी मत लिखना। चले, ऐसे बंद नहीं होगा, जो चल रहा है वो बंद नहीं होता है, मेरी तरह। वो कंबल ले आया करो, मंकी कैप ले लो, कंबल ले लो। अभी भी तुमको ठंड लग रहा है? कैसा कैसा लोग है। कोई बात नहीं, नहीं आओ। किसी का कोई क्वेश्चन है? एनीबॉडी? दिमाग में सेट हो गया? नहीं भी हुआ तो टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। इंटरहेड, चलो जाते हैं पड़ोसी के खाने। सबसे प्यारा खाना यही होता है। जब कोई दोस्त नहीं बुलाता बहुत तकलीफ होती है, फोन करके पूछ लेते, यार तुम सबको बुलाया, हमको नहीं बुलाया। पूछे कभी ऐसा? कल किसी ने मुझे बुलाया था, मैं लेट हो गया, जब तक पहुंचा देखा वहां सफाई चल रहा है। 10:15 बज गया था, ऑफिस से निकला 9:45 बजे, 10:15 बजे मैंने चला के उसको फोन किया, यार मैं नहीं आ सका। इसलिए फोन नहीं किया कि मैंने ये कहा कि मैं नहीं आ सका, सॉरी, इसलिए कि कुछ बचा उचा है तो घर भेज दो। भेजा ही नहीं, नालायक ने। With the net result of computation under any head of income, oh my God, अब कौन आया? हेड। ये देखो बेटा, अगर आप ध्यान से इसको देखो तो बड़ा मजा आएगा। आप देखो, यहां पे आपने सेक्शन 70 में खाना खाया, फिर भी क्या नुकसान? अगर आप ढंग से देखो तो एचपी का नेट रिजल्ट क्या है? 50,000 का लॉस। अब इस 50,000 के लॉस को आप क्या करोगे? दूसरे के घर में जाओगे ना, ये 71 चाहिए। देखो पहले क्या बोला था? नेट रिजल्ट अंडर एनी सोर्स। अब क्या बोल रहा है? नेट रिजल्ट अंडर एनी हेड, क्योंकि सोर्स तो हो गया, अपना घर हो गया, पड़ोसी के चलते हैं। विद द नेट रिजल्ट ऑफ कंप्यूटेशन अंडर एनी हेड ऑफ इनकम इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी एवाई इज अ लॉस। हेड में ही लॉस हो गया। The assessee shall be entitled to set up such loss against the profit from any other source under the अदर हेड ऑफ इनकम। अगर हेड में ही नुकसान हो गया नेट रिजल्ट, तो ये हेड का नुकसान किसी दूसरे हेड में जाके क्या होगा? एडजस्ट होगा, और उसे कहते हैं इंटर हेड, यानी कि पड़ोसी के घर में जाके खाना खाओ। बाय इंप्लीकेशन आफ्टर कंसिडरिंग सेट ऑफ अंडर सेक्शन 70, यानी कि पहले अपने घर में एडजस्ट करने के बाद द नेट रिजल्ट स्टिल ए लॉस, जैसे हमारे एग्जांपल में लॉस दिख रहा है, अभी भी लॉस है। सच लॉस कैन बी सेट ऑफ अगेंस्ट इनकम अंडर एनी अदर हेड। इस लॉस को आप दूसरे हेड से एडजस्ट कर सकने का प्रावधान बनाया गया है, पर उसके एक्सेप्शंस हैं। क्या एक्सेप्शन है? देखो मैंने कहा था ना, जनरली लोग ऐसे ही होते हैं कि पड़ोसी के खाते कुछ एक लोगों को छोड़ के, उनकी अपनी एक सीमाएं होती है। देखो लॉस फ्रॉम स्पेकुलेशन बिजनेस, ब्रैकेट में क्या लिखोगे? कैन ओनली एडजस्टेड विद, जब मैं ये लाइन लिख रहा हूं कैन ओनली एडजस्टेड विद स्पेकुलेशन प्रॉफिट, इसका मतलब ये किसी दूसरे हेड में तो जाने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता है। कैन ओनली एडजस्टेड विद स्पेकुलेशन प्रॉफिट। ठीक, तो पहला है सैलरी नुकसान होगा नहीं, एचपी जा सकता है, बीपी भी जा सकता है। बीपी में स्पेकुलेशन के बारे में अलग से बात कर लिए गंदे आदमी के लिए। अब सीजी है, सीजी जो है ना उसमें दो भाई है, बड़ा भाई छोटा भाई। बड़का तो कहीं जाएगा नहीं, छुटका जा सकता था,
आपस में तो जा ही सकते थे, परंतु जो सीजी है ना, ये रॉयल फैमिली है, राजा का घर है। राजा की क्या आदत होती है, जब उसके घर में खाना होता है प्रजा को बुलाती है, आओ खाओ, पर राजा को भूख लगती है तो क्या प्रजा की जाती है ना। तो राजा का घर है। कैपिटल गेन इटसेल्फ इज ए रॉयल फैमिली, यानी कि कैपिटल लॉस अगर होता है, राजा है कहीं नहीं जाएगा, पेट में चद्दर बांधेगा, कैरी फॉरवर्ड करेगा, अगले साल केवल अपने घर में खाएगा, कहीं जाएगा नहीं। यही लिखा गया है, लॉस अंडर द हेड कैपिटल गेन, ब्रैकेट में क्या लिखोगे, कैन ओनली एडजस्टेड विथ प्रॉफिट अंडर द हेड कैपिटल गेन। और मैं उम्मीद करता हूं जितने आप बच्चे बैठे हो, कहानी अगर है तो कहानी आपके दिमाग में सेट हो जाती है, रादर देन दिस थ्योरी एंड ऑल दोस। कहानी है ना, सेट हो जाएगी। राजा का घर कैपिटल गेन, कहीं नहीं जाएगा, खाली कहां एडजस्ट होगा, अपने घर में। चलो आगे बढ़ो, नेक्स्ट वाला तो तुम समझ ही गए, रेस पिक्चर। लॉस फ्रॉम एक्टिविटी वो केवल किससे एडजस्ट होगा, लिख लो, ओनली एडजस्टेड विथ प्रॉफिट फ्रॉम ओनिंग एंड मेंटेनिंग रेस हॉर्स। चले, नेक्स्ट पेज आपको मिलेगा, वो पेज क्या है, खाली। खाली, जानते हैं इस खाली पेज में क्या लिखना है, पूरा सेट ऑफ, इसको कहते हैं समरी ऑफ सेट ऑफ। लिख लो, समरी ऑफ सेट ऑफ, कि आप एग्जाम के पहले खाली ये पढ़ो, काम खत्म। समरी ऑफ सेट ऑफ, चले। लिखिए पॉइंट नंबर ए, कहां से स्टार्ट करोगे, सैलरी से तो करना नहीं है, पॉइंट नंबर ए एचपी से स्टार्ट होगा। लिखो, एचपी लॉस, एचपी लॉस फर्स्ट एडजस्टेड with HP income. Agreed? HP loss first adjusted with HP income, and then with any other head of income, and then with any other head of income. समझे बात बेटा, लॉस को पहले, एचपी लॉस को पहले किससे एडजस्ट करोगे, एचपी प्रॉफिट से, फिर किसी अदर हेड से, एंड विथ एनी अदर हेड ऑफ इनकम एक्सेप्ट कुष्ठ रोगी। कुष्ठ रोगी एक्सेप्ट विनिंग, विनिंग कौन है, कुष्ठ रोगी है। समाज का दोषी है ना जुआ खेलना बेटा, जुआरी लोग कौन होते हैं, घर को बर्बाद करते हैं, तो ये कुष्ठ रोगी है। विनिंग से एडजस्ट नहीं होगा, ये वो आइटम है कुष्ठ रोगी जहां लिखा गया है न खाएगा न खिलाएगा न जाएगा, केवल 30% टैक्स में आएगा, है ना, इसका तो एक ही रूल होता है। चलो पॉइंट नंबर 2, स्पेकुलेशन लॉस, बीपी में आ गए। स्पेकुलेशन लॉस can only adjusted with speculation profit. Can only adjusted with speculation profit. Third, non-speculation loss, non-speculation loss can be adjusted
with non-speculation profit can be adjusted with non-speculation profit as well as speculation profit. Next, loss from specified business. Loss from specified business can only adjusted. Loss from specified business can only adjusted with profit from specified business. Can only adjusted with profit from specified business and can be carried forward for unlimited period. And can be carried forward for unlimited period. ठीक. नेक्स्ट, ये हो गया बीपी। सीजी में आ जाए। लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस कैन ओनली एडजस्टेड विथ लॉन्ग टर्म। लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस कैन ओनली एडजस्टेड विथ लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। आई बात समझ में? लॉन्ग टर्म खाली किसके संग एडजस्ट होगा बेटा? लॉन्ग टर्म के साथ। ठीक है। नेक्स्ट, शॉर्ट टर्म लॉस short term capital loss can be set off. Short term capital loss can be set off with short term capital gain as well as long term capital gain. Short term capital loss can be set off with short term capital gain as well as long term capital gain. Next, capital loss cannot be set off with any other head of income. Capital loss cannot be set off with any other head of income. With any other head of income. याद रखना, राजा का घर है, कहीं सेट ऑफ नहीं होगा, केवल क्या होगा, अपने घर में ही खाएगा वो। ठीक, कितने पॉइंट हुए बेटा? 8 हुआ। 7वां है? ओके, वही 8, वही बोला 8वां तो बोलता 7वां। नालायक आदमी। जो भी हो कर लो, 7, 8, 9, फालतू टाइम खोटा करता है। आओ, लॉस फ्रॉम ओनिंग एंड मेंटेनिंग loss from owning and maintaining resource loss from owning and maintaining resource can only adjusted with profit from owning and maintaining resource. Can only adjusted with profit from owning and maintaining resource. Can only adjusted with profit from owning and maintaining resource. ठीक है, ये तो याद ही हो गया होगा। 8 हो गए, 9। Once the loss is carry forward, ध्यान रखना बेटा है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। Once the loss is carry forward, comma, it can only adjusted under the same head of income. It can only adjusted under the same head of income. ठीक, याद रखेगा।
एक हिंदी में याद रखो, एक बार आपने कैरी किया तो उसके बाद वो केवल अपने घर में ही एडजस्ट होगा, फिर किसी के संग वो एडजस्ट नहीं हो सकता है। नहीं हो कोई बात नहीं, फिर कैरी करना, नहीं हो फिर कैरी करना, कहीं ना कहीं पीरियड के बाद ना हो तब उसको सेट राइट ऑफ कर देना। कितने हो गए? 9। 10वां, नो एडजस्टमेंट ऑफ व्हाटसोएवर, नो एडजस्टमेंट ऑफ व्हाटसोएवर, कहने का मतलब समझे? नो एडजस्टमेंट ऑफ व्हाटसोएवर का मतलब बेटा किसी तरीके का कोई भी एडजस्टमेंट, कोई भी एडजस्टमेंट, नो एडजस्टमेंट ऑफ व्हाटसोएवर इज अलाउड फ्रॉम विनिंग, इज अलाउड फ्रॉम विनिंग। विनिंग से किसी तरीके का कोई एडजस्टमेंट नहीं होगा। अरे भैया सीधा सीधा बात, ना आएगा ना जाएगा, न खाएगा न खिलाएगा, केवल 30% टैक्स देते हुए जाएगा। यही नियम है विनिंग का। आपको याद होगा मैंने समझाया था, 40,000 का लॉटरी प्राइस खरीदे, 10,000 की लॉटरी निकल गई, आप करो तो इसका नुकसान हो गया। फिर भी गवर्नमेंट क्या बोलेगी, मैंने कहा था लॉटरी खरीदे, बोला नहीं, वो 40,000 खरीदा वो हमको मतलब नहीं, 10,000 पे 30% का टैक्स, यानी कि उसका तो अपना खुद का खर्चा माइनस नहीं होता तो पड़ोसी को क्या खिलाएगा बताओ? खुद का घर तो चल नहीं रहा है, पड़ोसी को बुला रहा है, पगला गया। अच्छा ये पॉइंट लिखने की तो जरूरत नहीं है ना कि एचपी लॉस कैन सॉरी बीपी कैन नॉट बी सेट ऑफ विथ ए सैलरी, क्योंकि वो तो हमने पहले ही डील कर लिया। 10 पॉइंट हो गए ना। अगर कोई पॉइंट मन में आएगा, पढ़ते पढ़ते दिमाग में आएगा तो हम लोग डील कर लेंगे। ये पेज पूरा का पूरा सेटअप का समरी है, इसके बाद और सेटअप कुछ हो नहीं सकता है। चलो देखता हूं तुम्हें कितना समझ में आया, या आया भी नहीं आया। पेज नंबर 247 में जो सम है उसको बनाइए। छह मिनट दिया जाता है, मैं आपको 9:40 पे डिस्टर्ब करूंगा। कोई फॉर्मेटिंग नहीं, कुछ नहीं, बस आप बना के दिखाओ। कॉपी में बना लो।
नेट रिजल्ट कितना है, जीटीआई कितना है? 54। टू 47 नंबर पेज है? चलिए देखिएगा, टाइम हो गया है, मैंने जितना बोला उतना टाइम आपको दिया। ये कोई स्टैंडर्ड फॉर्मेटिंग नहीं है, क्योंकि सेटअप की कोई फॉर्मेटिंग होती नहीं। ऐसे टैक्स में आपने देखा होगा कहीं कोई फॉर्मेटिंग बोल के कुछ नहीं होता है, पर ये जो मैं फॉर्मेट बना रहा हूँ ये आपके समझने के लिए काफी इजी हो जाएगा चीजें। फिर एक दो तीन के सम के बाद आप अपना इच्छा, नो इशू। देख भाई, ये है पर्टिकुलर्स का कॉलम, ये रुपए का कॉलम, ये भी रुपए का कॉलम, ये भी रुपए का कॉलम, और ये रिमार्क्स का कॉलम। बोला तीन क्यों? ये ढंग से देखना, लिख रहा हूं ऐसे ही, ये अपना घर के एडजस्टमेंट का कॉलम है, ये मित्र के घर के एडजस्टमेंट का कॉलम है, और ये फाइनल जो आएगा एडजस्टमेंट करके उसका कॉलम है। टोटल यहां से निकल जाएगा। सीखने के लिए हम लोग सब कुछ लिख रहे हैं, दिमाग में लिखेंगे, ये सब थोड़ी लिखेंगे। पहला अपना, दूसरा में किसको दिखाएंगे, दूसरा जो हेड में एडजस्ट हो, तीसरा में फाइनल, खत्म। और जो आप किए उसका रिमार्क्स लिख देना है। या सेटअप में रिमार्क्स बहुत जरूरी होता है कि आप कर क्या रहे हो। ठीक है भाई, इनकम अंडर द हेड सैलरी, इसमें तो अपना अगर कुछ होता नहीं, इसलिए सेकंड कॉलम में। क्योंकि सेकंड कॉलम में क्यों डाल रहे हैं भैया, क्योंकि इससे कई एडजस्टमेंट हो सकते हैं। कितना रुपया बेटा? 42। इनकम अंडर द हेड एचपी, एचपी में तीन घर है, ए बी सी, यानी कि अपने घर में एडजस्टमेंट होने की बात करेगा तो पहले कॉलम में सारा काम करके फाइनली अपने सेकंड कॉलम में लेके जाएंगे। 15,000 का मुनाफा, 17,000 का नुकसान एंड 21,000 का नुकसान। तो 21 और 17 38, यानी कि 23,000 का नुकसान सेकंड कॉलम में दिखा दो, क्योंकि एचपी लॉस एडजस्ट होने के लिए परमिसेबल है, तो सेकंड कॉलम में दिखा दिया। इनकम अंडर द हेड बिजनेस और प्रोफेशन, ए बी सी डी, ए बी सी डी। ए है 8,000, बी का नुकसान है 18,000, सी में है 11,000 और डी में है 23,000 का नुकसान। और अगर इस पूरे चक्र को पढ़ो तो पता चलेगा सी और डी स्पेकुलेशन है। ठीक है, तो ए और बी में हम एडजस्ट कर ले, ज्यादा अच्छा रहेगा। 8 और 10,000 का नुकसान सेकंड कॉलम में बैठा दो। अगर आप ध्यान से देखो तो स्पेकुलेशन में भी नुकसान आ गया है, कितने का? 12,000 का। पर क्या स्पेकुलेशन कहीं एडजस्ट हो सकता है? नहीं हो सकता है, तो उसको सीधा लिख दो, कितना? 12,000 कैरी फॉरवर्ड। आगे बढ़ो, फिर है इनकम अंडर द हेड कैपिटल गेन, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, यहां पे है शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन।
है बेटा। शॉर्ट टर्म में 6000 का मुनाफा, फिर शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस है 28,000 का, और फिर 12,500 का लॉन्ग टर्म है। तो शॉर्ट टर्म को शॉर्ट टर्म से आपने एडजस्ट किया होगा मन में, 22 बचा। अभी भी नुकसान है तो बड़े भाई से एडजस्ट कर लिया, फिर भी नुकसान है तो एडजस्ट तो कहीं से होगा नहीं, राजा का घर है, तो कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा कितना, 9,500 कैरी फॉरवर्ड हो गया। ठीक है। इनकम अंडर दैट अदर सोर्स, देखिएगा इनकम फ्रॉम कार्ड गेम का मतलब क्या होता है बेटा, विनिंग। विनिंग विनिंग इनकम फ्रॉम कार्ड गेम में 8,000 और लॉस फ्रॉम कार्ड गेम में 7,000। इस जो लॉस हुआ उसका कुछ होने का है, उसको तो भूल जाओ, गंगा जी बगल में अभी डाल के आ जाओ, खाली 8,000 का नुकसान है। अच्छा, विनिंग से कोई एडजस्टमेंट होता है, इसे सीधा थर्ड कॉलम में फाइनली इसको बैठा दो, क्योंकि जब कुछ होना ही नहीं है तो तीसरा कॉलम में फाइनल में बैठा दो, वो तो सम्मति वाला आदमी है। लॉस फ्रॉम ओनिंग एंड मेंटेनिंग रिसोर्स, ओके, ये तो लॉस फ्रॉम है, लॉस तो खाली लॉस प्रॉफिट से एडजस्ट होगा, और यहाँ पे प्रॉफिट दिख नहीं रही है, तो इसको सीधा हम क्या करेंगे, कैरी फॉरवर्ड, कितना, 6,000 कैरी फॉरवर्ड। ठीक। अब है इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज, इसको सेकंड कॉलम में बैठा दो, क्यों, इससे एडजस्टमेंट पॉसिबल है। 4,000 जो मैंने ऊपर बनाया उसमें किसी को दिक्कत हो, देख लो, देख लो फॉर्मेटिंग कितनी अच्छी है। पहला कॉलम इसे अपना किया, सेकंड कॉलम बैठा, तीसरा में उस आइटम को रखा जिससे कोई एडजस्टमेंट नहीं होगा। अब मैं आगे बढ़ रहा हूं। इनकम अंडर सैलरी 42 है। अब एचपी में 23,000 का नुकसान है। क्या एचपी का नुकसान सैलरी से एडजस्ट हो सकता है? एचपी हो सकता है बेटा, बीपी नहीं हो सकता है। तो इस नुकसान को नील कर दो। इस नुकसान को क्या करोगे, लिखोगे क्या, एडजस्टेड विथ किसके साथ बेटा, सैलरी, सैलरी के संग एडजस्ट हो गया। अब सैलरी में कितना बचा, 19,000। बीपी का लॉस क्या सैलरी से एडजस्ट हो सकता है? नहीं, तो सीधा अब आंसर आ गया 19,000, कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। अब है बीपी का नुकसान। अब बीपी के नुकसान को एडजस्ट कहां करेगा, और को तो कोई इनकम दिख नहीं है इंटरेस्ट को छोड़ के, विनिंग से तो हटा ही दो, खाली इंटरेस्ट एक ऐसा इनकम है जहां से एडजस्ट हो सकता है, इसको भी नील कर दो। क्यों, क्या लिखोगे, 4,000 एडजस्टेड विथ इंटरेस्ट, ठीक है, और बाकी 6,000 रुपया क्या करेंगे, कैरी फॉरवर्ड, और ये तो इंटरेस्ट हो गया, नील हो गया क्योंकि एडजस्ट हो गया। तो आपका जीटीआई कितना है, 19,008। मस्त। बेटा कहा था ना, किसी तरीके का कोई एडजस्टमेंट विनिंग का होता नहीं है। आप लॉटरी टिकट खरीदे 10,000 का और प्राइज मनी लग गया आपका 50,000, आप कितना पे टैक्स दोगे, 50 पे या 40 पे, 50 पे, क्योंकि 10,000 का खर्चा है, तो वही खर्चा ही लॉस होता है, उसका कोई एडजस्टमेंट नहीं होता है। विनिंग में तो एक ही कॉन्सेप्ट है ना, खाली टैक्स दो। आ गया सेटअप समझ में, ये सेटअप है, और क्या है, प्रॉब्लम तो ऐसी आएगी, इससे ज्यादा थोड़ी कुछ आ जाएगा। बढ़े, आगे बढ़ जाए, समझ गए चक्कर क्या है, बस ऐसे एडजस्ट करना है। ये कॉलम मैंने सिखा दिया, आपको ऐसे ही बढ़ना है। थोड़े दिन बाद 2-3 प्रॉब्लम क्या, तुम्हारा कॉलम अपने आप बनना चालू हो जाएगा, तुम अपने आप बनाओ, बिना कॉलम के लोग आंसर निकाल लेते हैं। और देयर इज नो फॉर्मेटिंग, बार बार बोल रहा हूं, इनकम टैक्स में फॉर्मेटिंग नहीं होती है, इनकम टैक्स अपने मन से बनाने का होता है। हाँ, पांचों हेड जब सजाओ तो फॉर्मेटिंग जरूर करना, ऊपर में मत लिखना, अदर सोर्स से स्टार्ट मत कर देना था।
241 पेज नंबर। ये था सेट ऑफ। अब हम धीरे धीरे बढ़ रहे हैं कहा, कैरी फॉरवर्ड की तरफ। पेज नंबर 241, लॉस फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। अब एक एक करके बढ़ रहे हैं बेटे। 71B मैंने लिखाया भी था हेडिंग में, देखो जब मैं लिखा रहा था सेक्शन तो मैंने एचपी के ऊपर देखो लिखाया था 71B, लिखाया था ना? लिखा ही नहीं होगा, कहाँ लिखा था? 71B में क्या लिखे हो? पर तुम तो 72 पे लिख दिया हाउस प्रॉपर्टी। अच्छा ठीक है, चले स्टार्ट। नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट हो रहा है। फर्स्ट पार्ट खत्म, सेकंड पार्ट स्टार्ट। इसमें 5 पार्ट है। सेट ऑफ में सुनने को सेट ऑफ है, पर पढ़ने के बाद पता चलेगा बवाल है, बवाल। बांग्ला भाषा में इसको बोलेगा लोग पागला को चेक दो। कैरी फॉरवर्ड फॉर नेक्स्ट 8 years, गोलम मारो। नेक्स्ट 8 मतलब आने वाला 8, फिर भी ना कर सको तो बर्बाद, मतलब गंगा जी में। कैरी फॉरवर्ड लॉस कैन बी सेट ऑफ अगेंस्ट हाउस प्रॉपर्टी इनकम वाली। ये तो खून में मैंने पहले ही डाल दिया कि एक बार अगर तुमने लॉस को कैरी फॉरवर्ड किया तो बेटा अपने घर में ही मैगी बना के खाना, पड़ोसी की तरफ नजर उठा के ना देखना। पॉइंट टू बी रिमेंबर्ड, लॉस अंडर द हेड इनकम फ्रॉम एचपी कैन बी सेट ऑफ, कैन बी कैरी फॉरवर्ड इवन इफ रिटर्न ऑफ इनकम इज फाइल्ड आफ्टर द ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ रिटर्न। ये टॉपिक अभी आपके भेजे में नहीं जाएगा ये लाइन। इसके बाद जो टॉपिक चालू हो रहा है उसका नाम ही है रिटर्न ऑफ इनकम वॉल्यूम 2 का टॉपिक। 2 क्लास का टॉपिक है, बहुत पढ़ना जरूरी है क्योंकि बीपी सीजी में सब में उसका इफेक्ट आएगा। रिटर्न क्यों फाइल करते हैं, कब फाइल करते हैं, क्या ड्यू रिटर्न फाइल। हम इनकम टैक्स पढ़ क्यों रहे हैं? रिटर्न फाइल करने के लिए। हाँ, तो ये टॉपिक हम वहां पे डील कर लेंगे, नो इश्यू। पॉइंट नंबर 2, मैं इसको मिटा दूं, आंसर आपको देना है। आप एसएससी हो, 16 में आपके पास 2 घर था, हाउस 1 एंड हाउस 2। हाउस 1 में 70,000 का नुकसान हुआ, हाउस 2 में 20,000 का मुनाफा हुआ। सेक्शन 70 के हिसाब से आपने एडजस्ट किया, फिर भी नुकसान कितने का रह गया? 50,000। आपने कैरी फॉरवर्ड किया PY 16 और 17 में, H1 H2। H1 आपने सोल्ड कर दिया और H2 में 1 लाख का मुनाफा हुआ, तो आपने इस 50,000 के लॉस को इससे एडजस्ट किया सेक्शन 71B में, अगले साल है ना 1B में एडजस्ट किया। डिपार्टमेंट ने कहा नॉट अलाउड। मैंने क्या बकवास ना कर, नॉट अलाउड। पढ़ के आए सेट ऑफ सुबह सुबह। डिपार्टमेंट ने कहा पढ़े हो, बहुत अच्छी बात है, सब कुछ सही है, पर आप एक चीज भूल गए। बोला जिस घर से नुकसान हुआ था, जिस घर से नुकसान हुआ था वो घर तो अब आपका रहा ही नहीं, फिर आप इस नुकसान को कैसे एडजस्ट कर सकते हो? डिपार्टमेंट गलत थोड़ी है। आपके पास हाउस 1 से नुकसान हुआ था, अगले साल तो हाउस 1 आपने बेच दिया। डिपार्टमेंट ने कहा जिस घर से नुकसान हुआ वो घर तो अब आपके पास है ही नहीं, फिर सेटअप कैसे करने दें? तब आप तो क्या है ना, बड़े क्यूट हो, बातें भी बड़ी क्यूट क्यूट करते हो। आपने डिपार्टमेंट को तुरंत एक जवाब पूछा, सर जी जब आप घर में जाते हैं बड़ी जोर की भूख लगती है। बोला हाँ, तो क्या जो रोटी रखी हुई रहती है जिस कंटेनर में, क्या रोटी को निकालते वक्त आप चेक करते हो पप्पू की, छप्पू की, मीटू की, राम की, जदू की, पापा की, मम्मी की? रोटी में लिखा होता है क्या? पागल कहीं के। बस यही तो बात मैं पूछ रहा हूं आपसे। आपको भूख लगी है, रोटी निकालो और खाओ। कहीं वो होता है कि राम की, जदू की, मधु की? बोला नहीं। तो फिर यहां आपको प्रॉब्लम क्या है? एचपी है, एचपी में नुकसान हुआ है। किस घर से हुआ, किस सोर्स से हुआ,
इससे क्या लेना देना होना चाहिए आपको। एचपी का नुकसान एचपी से एडजस्ट होता है, ये नहीं कि हाउस वन का नुकसान हाउस वन से होता है, हाउस टू का नुकसान हाउस टू से होता है ना सर। एचपी का नुकसान है, एचपी से एडजस्ट करिए। बाबूजी को भूख लगी है तो बाबूजी खाएंगे तो बेटा भी अपने में से कुछ दे देगा, जरूरी नहीं कि बाबूजी के हिस्से का ही जो होगा। यार बात तो बड़े पते की बोली तुमने, ये इंग्लिश में लिखा देखो। देयर इज नो कंडीशन दैट हाउस, नो कंडीशन लिख दिया ना, देयर इज नो कंडीशन, अंडरलाइन द वर्ड, देयर इज नो कंडीशन that house in respect of which the loss is carried forward should be owned by the SSC। ऐसा कोई कंडीशन नहीं है कि जिस घर से लॉस हुआ था उस घर को आपको ओन्ड करके रखना पड़ेगा। इन द ईयर इन विच द लॉस अंडर द हेड एचपी इज कैरी फॉरवर्ड एंड सेट ऑफ, यानी कि जिस साल आप लॉस को कैरी कर रहे हैं उस साल उस घर को रखना पड़ेगा जिस घर से नुकसान हुआ। ऐसी कोई कंडीशन नहीं है, सिंपल बात है। नुकसान हुआ है, नुकसान होगा, हम सोर्स नहीं देखेंगे, क्या देखेंगे, हेड देखें, यानी कि डिपार्टमेंट गलत है और ये सही है। बेटा ये सब मत देखना, घर नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, इंपॉर्टेंट क्या है बेटा, घर है, घर है और एचपी का नुकसान हुआ तो हाउस वन नहीं देखते हैं, एचपी का लॉस विथ एचपी का प्रॉफिट देखते हैं। अगर हाउस वन देखते तो फिर ये सारा कॉन्सेप्ट ही हिल चुका होता। बोलो, anybody have any doubt? Read it by yourself and then ask me if you have. Allowed even if the H1 is not owned by the SSC in the year of setup, क्योंकि हमारे लिए इम्पोर्टेंट चीज घर नहीं है, हमारे लिए इम्पोर्टेंट चीज पूरा घर है ना। राम और श्याम जदू नहीं है, हमारे लिए क्या है, घर में थे, मेरी फैमिली है। आगे बढ़े भाई। ए बच्चा पार्टी, हाँ बेटा बोलो। कैपिटल लॉस, हाँ कैपिटल गेन होगा, कैपिटल गेन होगा एकदम। 15-16 का जो लॉस हुआ है, जो भी कैपिटल लॉस हुआ है 16-17 में, जब आप घर को बेचोगे तो कैपिटल गेन या कैपिटल लॉस होगा, जो भी हो। तो इस साल का जो लॉस है अगले साल बेचने से जो प्रॉफिट होगी वो एडजस्ट होगी, नो इशू एट ऑल। वो तो कैपिटल लॉस कैपिटल गेन एडजस्ट होना ही, कोई रोक ही नहीं सकता। आगे बढ़े, आगे बढ़ जाए। आओ आगे बढ़ते में खाली एक ही लाइन पढ़ने के लिए आगे बढ़ रहा हूं, बाकी कुछ इसमें से भी पढ़ाऊंगा नहीं, ये सेकंड क्लास का टॉपिक है। नॉन स्पेकुलेशन लॉस आ गया, अच्छा आदमी कैरी फॉरवर्ड फॉर कितने साल, यही मेरे को पढ़ाना था खाली, कैरी फॉरवर्ड फॉर 8 साल, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में इसको पकड़ूंगा, ये बड़ा आइटम है ना, ठीक है। पेज नंबर 243 में है स्पेकुलेशन लॉस, गंदा आदमी कैरी फॉरवर्ड फॉर नेक्स्ट कितना साल, 8 साल, बोला मारो। स्पेकुलेशन लॉस है, कैरी फॉरवर्ड फॉर नेक्स्ट 4 इयर्स होगा बेटा। 4 गलती प्रिंटिंग हो गया, 4 साल, 8 साल नहीं होता है, 4 साल होता है, ठीक। आइए पेज नंबर 244 में आ जाइए।
कैपिटल लॉस सेक्शन 74 आया? पानी है, 2 मिनट पे खत्म। बैटरी भी खत्म हो गई, बेकार में चिल्ला रहे नहीं। लॉस सेक्शन 74 कैरी फॉरवर्ड फॉर नेक्स्ट 8 years। गोला मारो, कितने साल तक कैरी होगा? 8 साल तक। शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस कैन बी सेट ऑफ विथ एनी इनकम अंडर दैट कैपिटल गेन। शॉर्ट टर्म कैन बी एडजस्टेड विथ शॉर्ट टर्म एज वेल एज लॉन्ग टर्म। अंडर द हेड कैपिटल गेन जब लिखा है ना, तो कैपिटल गेन के ऊपर लिख लो शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म। ठीक, नेक्स्ट, ये तो आता ही आपको। लॉन्ग टर्म लॉस कैन बी सेट ऑफ ओनली विथ लॉन्ग टर्म। बड़ा भाई है ना। पॉइंट टू रिमेंबर का पॉइंट नंबर 1 अभी एक बार रहने दो भाई, रिटर्न ऑफ इनकम वाला चैप्टर में पढ़ लेंगे नेक्स्ट वीक। फॉलोइंग लॉसेज आर नॉट टू बी अलाउड टू बी कैरी फॉरवर्ड एंड सेट ऑफ। कुछ लॉस को सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड नहीं किया जा सकता। किसको नहीं किया जा सकता है? जिसकी इनकम एग्जेम्प्ट है वो लॉस ना तो सेट ऑफ होता है ना कैरी फॉरवर्ड होता है, क्योंकि इनकम के ब्रैकेट में क्या है? लॉस। फॉलोइंग लॉसेज आर नॉट बी अलाउड टू बी कैरी फॉरवर्ड। लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस arising from the sale of eligible equity share। क्या कर रहे हो तुम लोग? long term capital loss arising from the sale of eligible equity share, income of which is exempt under 10 subsection 36 को 38 कर लो, और वहां पे क्या लिखोगे बेटा? लॉन्ग टर्म अंडर सेक्शन 111A। क्यों बेटा? क्योंकि सर जी इसका प्रॉफिट एग्जेम्प्ट है, तो लॉस कैसे सेटअप होगा? लॉस भी एग्जेम्प्ट हो गया। कैपिटल लॉस फ्रॉम सेल ऑफ US 64। US 64 यूटीआई का एक यूनिट है, उसको खरीदा बेची करोगे। इनकम ऑफ विच इज एग्जेम्प्ट अंडर 1033। अगर 1033 में इनकम एग्जेम्प्ट है तो लॉस भी क्या है? एग्जेम्प्ट है। हटा, बकवास चीज है। हॉर्स मेंटेनेंस लॉस, इस चैप्टर को इस बार मैंने बहुत बढ़ाया है। पिछली बार और इस बार के पिछला मैट और इस मैट में कम से कम 4 पेज का डिफरेंस है, और हर पॉइंट को मैंने डेवलप करके दिया है। कई सारे मुद्दे होते हैं, क्वेश्चंस होते हैं, सारे डाले हैं। देखो, हॉर्स मेंटेनेंस लॉस सेक्शन 74A लास्ट कैरी फॉरवर्ड है। ये कैरी फॉरवर्ड फॉर नेक्स्ट जॉल कैन बी सेट ऑफ ओनली विथ can be set off only with income from activity owning and maintaining resource. Such loss can be carry forward only if, देखो बहुत प्यारा है, only if, गोला मारो, only if, गोला मारो, only if activity of owning and maintaining resource is carried on by the SSC in the PY in which brought forward loss is sought to be set off। इंग्लिश में बहुत खतरनाक लिखा गया है, पर मैं तुमसे पूछता हूं लिखने के पहले, ये कह रहा है कि लॉस फ्रॉम ओनिंग एंड मेंटेनिंग रिसोर्स केवल प्रॉफिट फ्रॉम ओनिंग एंड मेंटेनिंग से एडजस्ट होगा, ये कह रहा है ना। तो मान लो इस साल 5 लाख का नुकसान हो गया, अगले साल वो एक्टिविटी नहीं है तो क्या मुनाफा होगा? तो किससे सेटअप करोगे? तो ये लिख रहा है कि उस एक्टिविटी का कैरिड होना बहुत जरूरी है जब आप लॉस को सेटअप करेंगे। मुझे अक्ल नहीं है क्या? अगर कैरी करूंगा और वो एक्टिविटी बंद हो जाएगी तो मैं सेटअप कहां से करूंगा ना? तो ये पॉइंट बेकार पॉइंट है, पर लिखा कितना दमदार है। देखो, प्लस सच लॉस कैन बी सेट ऑफ, बोला इस लॉस को केवल सेट ऑफ कर सकेंगे ओनली इफ एक्टिविटी ऑफ ओनिंग एंड मेंटेनिंग रेस हॉर्स इज कैरिड ऑन बाय द एसएससी इन द पीवाई इन विच ब्रॉट फॉरवर्ड लॉस इज साउट टू बी सेट ऑफ। यानी कि जिस साल आप उस लॉस को सेटअप करने जाएंगे उस साल उस एक्टिविटी का कैरिड होना जरूरी है। मेरा कॉमन सेंस नहीं है क्या? अगर कैरी डाउन नहीं होगा तो प्रॉफिट कहां होगे, प्रॉफिट नहीं होगी तो एडजस्ट कहां होगा? बकवास। इतना अच्छा हाई फाई लिखता है लोग, लगता है कुछ दमदार होगा, और लोग भी सब समझा। अरे प्रैक्टिकली सोचो। पॉइंट टू रिमेंबर, हॉर्स रेस मीन्स ए हॉर्स रेस अपॉन विच वेजरिंग और बेटिंग में बी लॉफुली मेड। समझ गए बेटा? मैं घोड़े पाल रहा हूं, नीला, लाल, पीला और काला, 4 घोड़े हैं मेरे पास। 31 दिसंबर को मेरे घोड़े रेस कोर्स में लगाएंगे जहां पे ये नालायक पैसे लगाएगा। लाल घोड़ा, लाल घोड़ा, लाल घोड़ा।
ये वेजरिंग करेगा, ये बेटिंग करेगा, मैं नहीं, मैं तो ओनिंग एंड मेंटेनिंग है। मेरा कौन, मेरा लाल घोड़ा जीत गया कंपटीशन में, मेरे को तो रेसकोर्स वाला ही प्राइज देगा, ट्रॉफी देगा, शील्ड देगा। तो हॉर्स रेस का मतलब होता है, नहीं तुम नहीं जीतेगा, कभी नहीं जीतेगा। अगर तुम यहां जीतना चालू कर दिया तो जिंदगी के बाकी बाजी हार जाएगा। तो क्या चाहता है, यहां जीते या बाकी बाकी जीते? जुआ जो जीतना चालू करता है वो समझ लो लाइफ में बाकी सारी चीजें हार चुका होता है। खोज के देख लो 100 में 99 लोग तुम कैसे मिलेंगे। दे आर वेरी बिग विनर इन दिस ऑल दिस थिंग, बट दे आर द लूजर इन ऑल द एस्पेक्ट ऑफ द लाइफ। Which one you need? You want to win everything except winning, except this betting, or you want to win betting except losing all these things? भगवान जब देता है ना तो ऐसे ही सोच के देता है। जिंदगी में नहीं लगाएगा, करोड़ों रुपया लगाएगा, हार जाएगा तो जा। आजा। Loss from activity owning and maintaining resource means in case where the SSC has no income by way of stake money. Stake money मतलब समझते हो बेटा? स्टेक मनी, अरे दौड़ाने के लिए जब घोड़ा देखने जाते हो, आपको लाल घोड़ा, पीला घोड़ा, नीला घोड़ा जो चिल्लाते हो, तो चिल्लाते हो, क्यों चिल्लाते हो? क्योंकि तुम जीतेगा तो तुमको पैसा मिलेगा। ऐसे चिल्लाने से थोड़ी पैसा मिलेगा, तुमको तो काउंटर पे जाना पड़ेगा, 50,000 रुपया स्टेक मनी लगाना पड़ेगा, नीला घोड़ा पे 50,000 रुपया, उसको कहते हैं स्टेक मनी। वो पैसे जीतोगे तो वो पैसे तो वापस ही आ जाएंगे ना। क्या लिखता है? नो इनकम बाय वे ऑफ स्टेक मनी। ओनिंग एंड मेंटेनिंग जो लोग करते हैं, ओनिंग एंड में, वो लोग स्टेक मनी से नहीं जीतते हैं, क्योंकि उनका काम जुआ खेलना नहीं है, जुआ खिलवाना है। आज जो कैसीनो खुले हुए हैं, कैसीनो में तुम जाओ और जैकपॉट लग जाए तो विनिंग, पर कैसीनो का मालिक जो तुम हजारों लाखों रुपए वहां दान दे के आते हो, वो जो कैसीनो का मालिक है, उसके लिए विनिंग थोड़ी है, उसके लिए तो बिजनेस और प्रोफेशन है। ठीक, तो लिखा है नो इनकम, उस बंदे की कोई इनकम नहीं होनी चाहिए। कहां से? स्टेक मनी से इनकम नहीं होनी चाहिए। No income by way of stake money, the entire expenditure incurred, not being capital expenditure for the purpose of maintaining resource. ठीक है? Income by way of stake money, the expenditure not being capital incurred for maintaining resource in excess of such stake money. Resource में याद रखना है, stake की बात नहीं आनी चाहिए। यानी कि अगर आप ओनिंग एंड मेंटेनिंग कर रहे हो तो आपका जो कमाई है वो स्टेक मनी से नहीं है, बल्कि वो किसी से कमाए, ओनिंग एंड मेंटेनिंग से कमाई। आप लोग सोचते हैं वो क्या सर पैसा ही नहीं लगाएगा, तो बेटा जब घोड़े दौड़ते हैं ना तो जीतता है तो रेसकोर्स वाले आपको प्राइज मनी देते हैं, लाखों करोड़ों रुपए भी प्राइज मनी आता है उसमें। अगर आपका घोड़ा जीत गया तो वही आपका इनकम है। इनकम बाय वे ऑफ स्टेक मनी का मतलब पैसा जो लगाया गया, मीन्स द ग्रॉस अमाउंट ऑफ प्राइज मनी रिसीव्ड ऑन ए रेसोर्स और रेसोर्स बाय द ओनर देयरऑफ on account of the horse or horses or any one of more of the horse winning or being placed second or in any lower position। आप लॉजिक लगाओ, ये एक, ये एक, ये एक, ये एक, ये एक, ये 5 बंदे, ये एक, ये रेस कोर्स के रेलिंग में बैठे हुए हैं। रेस होगी, ये बंदे का घोड़ा है, हॉर्स किसका है? इसका घोड़ा है। इसका घोड़ा दौड़ रहा है, यहाँ पे टिक 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 दौड़ रहा है ना। लॉजिक लगाओ, इस बंदे ने, इसका घोड़ा का कलर है ब्लू, ब्लू कलर का उसका घोड़ा दौड़ रहा है। इसने 1 लाख रुपया स्टेक मनी लगाया, इसने लगाया 1 लाख रुपया, इसने भी ब्लू पे लगाया 1 लाख रुपया, इसने भी ब्लू पे लगाया 1 लाख रुपया। यानी कि मैं उन 6 लोगों की बात कर रहा हूं जिन्होंने ब्लू पे लगाया, बाकी और भी कई लाखों लोग होंगे, हमको क्या मतलब। ये 6 लोगों का जो पैसा है रेसकोर्स में जमा हो गया। ठीक है, अब ये जो बंदे ने, ये लोग तो सब लूजर हो जाएंगे, लूजर होंगे कि नहीं? मान लो ब्लू घोड़ा नहीं जीता, लूजर हो गए, ये तो अपने घर चले गए। तो ये पैसे का कुछ परसेंटेज इसको दिया जाएगा, और अगर ये विनर हो गए इसकी तो लॉटरी लग जाएगी। तो ये स्टेक मनी का मतलब उसकी एक कमाई है। इसकी कमाई कहां से आती है? जो लोग पैसे इनके घोड़े के ऊपर लगाते हैं, ये जुआ खेल नहीं रहे हैं, बल्कि दूसरे का जो स्टेक मनी इनको रेसकोर्स वाले क्या करते हैं, इनको देते हैं। अगर जीत गया तो पूरा का पूरा एकदम
बाकी जितने घोड़े पे लगा हुआ सब पैसा इनको मिल जाएगा। एक का 6, एक का 6, एक का 6, एक का 6, बताओ। तो इसको कहते हैं स्टेक मनी। वो अपना घर कैसे चलाएगा? वो उनके घोड़े पे जो पैसा लगता है उसी पे ना घर चलेगा। इसलिए साल में एक भी रेस ये लोग जीत लेना, साल में एक 31st वाला जो एक फर्स्ट को जो रेस होती है, 31st और फर्स्ट को सबसे बड़ी रेस होती है, ये एक भी जीत गया ना, इसका साल भर एकदम मस्त। ले जाओ ना इसे, कितना बार बोले, खेलो ले जाके उसके भीतर। हाँ, income by way of stake money means the gross amount of prize money received on a racehorse or racehorse by the owner thereof on account of the horse or horses or any one or more of the horses winning or being placed second or in any lower position in the horse. इनको तो हर केस में पैसा मिलना है, जीतेगा तो ज्यादा कम, माने धीरे 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 कम पोर्शन मिलेगा, पर इनको घोड़े के लिए पैसा मिलता है, जो मिलता है वो इनकी कमाई है। Section 74 is applicable only in case of loss. हाँ, अरे अरे अरे, Starbucks. Section 74A is only applicable in case of loss from activity of owning and maintaining racehorse. केवल ये सेक्शन ओनिंग एंड मेंटेनिंग रेस हॉर्स है। लॉस फ्रॉम एक्टिविटी ओनिंग एंड मेंटेनिंग अदर रेसेस, गोला मारो अदर रेसेस। बोला सर जी अदर रेसेस, ओनिंग एंड मेंटेनिंग कैमल रेस, ओनिंग एंड मेंटेनिंग डॉग रेस, ओनिंग एंड मेंटेनिंग कबूतर रेस, हो ही सकता है। तो ओनिंग एंड मेंटेनिंग हॉर्सेस को छोड़ के बाकी जो रेस होगा उसको बिजनेस इनकम और बिजनेस लॉस का ही दर्जा मिलेगा। मतलब जैसे मैंने इसमें समझाया कि इसे बिजनेस इनकम तो है, पर नुकसान होने से बिजनेस नहीं है, लॉस नहीं है, अलग है। पर बाकी अगर कहीं है तो मुनाफा होने पे बिजनेस इनकम, नुकसान होने से भी बिजनेस इनकम। लॉजिक की बात है, इंडिया वाले चालू है। बाकी कोई ओनिंग एंड मेंटेनिंग तो होता नहीं है प्रोफेशनली, खाली हॉर्स होता है, जहां होना है उसको तो हटा दिया, जहां नहीं होता लिख दिया बेटा तू कर ले। गंदे आदमी है। डॉग रेस होता है आजकल बहुत जोर, अमेरिका में तो सारा रेस होता है, डॉग, कैट, रेट। अरे रेट नहीं, चूहे का रेस देखा? नहीं देखा? रैट रेस नहीं देखा? नहीं 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 कर, मैं तुमको पिक्चर बता देता हूँ। नहीं नहीं, लंदन की मूवी थी, पिक्चर का 25% उसी के ऊपर था। जाओ दिल वाले देख लो, हिंदी देखना है तो। कौन कौन देख ही लिया होगा? और रिलीज ही नहीं हुआ क्या? कब है? पर सीडी उडी निकल गया बोलता है। हाँ, स्टोरी लीक हो गया, सीडी लीक हो, तो होना ही था इस बार तो गया ये, दिल वाले का दिल टूटने वाला बहुत जोर। नहीं, लड़के लोग देखे कि नहीं जाएंगी ना, शाहरुख खान का मूवी है, ये लोग तो जाएगा ही जाएगा। शाहरुख, ओ माय गॉड, ओ माय गॉड। कट करो। अदर रेस इज गवर्न बाय सेक्शन 72। सेक्शन 72 क्या है? बिजनेस लॉस, अंडरलाइन करके लिख लो, बिजनेस लॉस। सेक्शन 72 अंडरलाइन करके लिखो, बिजनेस। यानी कि ओनिंग एंड में रेस हॉर्स को छोड़ के अगर एग्जाम में दिया रहा है ओनिंग लॉस फ्रॉम ओनिंग एंड मेंटेनिंग कैमल रेस, तो उसका ट्रीटमेंट कैसे करोगे? बिजनेस लॉस की तरह। तब तो अच्छा ही है ना, बहुत सारे ऑप्शन मिल जाएंगे। If there is any income from the activity of owning and maintaining horse race, then such income is taxable as general income under that profit and gains from business and profession। मजा आया? मैंने पहले स्टार्ट करते ही बोल दिया था बेटा, इनकम होगी तो प्रॉफिट बिजनेस, नुकसान होगा घर के बाहर। आओ, विनिंग फ्रॉम हॉर्स रेस इज डिस्टिंक्ट देन इनकम फ्रॉम एक्टिविटी ऑफ ओनिंग एंड मेंटेनिंग हॉर्सेस। हमको पता है सर, विनिंग मतलब जुआ हुआ, ओनिंग मतलब बिजनेस हुआ। हटाओ, टू कैरी फॉर द लॉस, ये पॉइंट तो हम लोग रिटर्न ऑफ इनकम के साथ पढ़ेंगे। पेज नंबर 255।
255 प्रायोरिटी चार्ट मतलब समझे बेटा, किसको पहले खाओगे, किसको पहले खाओगे। मुझे प्रायोरिटी चार्ट पढ़ाना चाहिए। अच्छा देखता हूं बेटा, अगर समझ में आए तो वेल एंड गुड, नहीं भी समझ में आए तो कोई टेंशन लेने की बात नहीं है। आई मिसेज सोचा मुझे पढ़ाना चाहिए या नहीं चाहिए, सोचा तभी तो बोला, समझ में आ तो जाएगा 99 के 2000% आएगा, पर अगर खुदा ना खास्ता नहीं आया तो बोल देना मेरे को। प्रायोरिटी चार्ट मतलब पहले किसको खाएंगे लड़की, एक क्वेश्चन है मेरा तुमसे, तुम्हें रात को भूख लगी, कैरी फॉरवर्ड किया, और सुबह की भी भूख है, दिन में 11 बजे खाना मिला, पहले कौन सी भूख को मिटाओगे, रात वाली या सुबह वाली? बहुत सिंपल क्वेश्चन है बेटा, इसमें कोई टेंशन वाला बात नहीं है। नहीं, कौन सी भूख पहले मिटाओगी, रात वाली सुबह वाली? क्वेश्चन तो वही मैं पूछ रहा हूँ ना, भूख तो मिटाओगी रात वाली, ये बोली सुबह वाली। कितने बड़े नालायक है, तुमने समझ रहे हो ना। भूख लगी है तो यहाँ पे ये लोग मार्किंग कर लेगा, ये रात वाला, ये सुबह वाला, खा के बोला रात वाला मिट गया। हे भगवान, हाँ तो रात और सुबह क्या होता है, भूख तो भूख है, बोल रही रात वाला पहले मिटाएंगे, सुबह वाला दिन में मिटाएंगे। फिर दोनों अलग अलग बोले, मिला के एक हो गया। चलो ये लोग लिखते हैं सबसे पहले करंट साइंटिफिक रिसर्च एक्सपेंडिचर को एडजस्ट करोगे। कैसे करेक्ट, प्रायोरिटी का मतलब किसको पहले एडजस्ट करोगे, तो ये बोला पहले आज का रिसर्च होगा, ऐसे याद रखना, पहले आज का रिसर्च होगा अंडर सेक्शन 30 साइंटिफिक रिसर्च है ना, 35 लिख लो, पहले आज का रिसर्च होगा, इनिशिएशन होगा अंडर सेक्शन 32, फिर आज का फैमिली प्लानिंग एक्सपेंडिचर होगा सेक्शन 36 सब सेक्शन 1 क्लॉज 9। ये प्रायोरिटी चार्ट है। पहले क्या होगा, आज रिसर्च होगा, फिर आज का डिप्रिसिएशन होगा, फिर आज का फैमिली प्लानिंग होगा। इन तीन को पहले एडजस्ट करोगे, फिर पुराना बिजनेस लॉस होगा। मैंने पहले इन्होंने कहा करंट ये सब एडजस्ट कर लो, फिर अगर इनकम रह गई तो फिर क्या करोगे, पुराना ब्रॉड फॉरवर्ड मतलब जो पिछले साल से टर्न किया उसका बिजनेस लॉस होगा। ठीक, आगे बढ़ो। फिर बोलता है ब्रॉड फॉरवर्ड के बाद हो गया, अब फिर बोलता है उसके बाद क्या होगा, चौथा आइटम पांचवा आइटम अनअब्जॉर्ब फैमिली प्लानिंग होगा, फिर अनअब्जॉर्ब डिप्रिसिएशन होगा और अनअब्जॉर्ब साइंटिफिक रिसर्च होगा। बाकी लास्ट के दो को क्रॉस कर दो, वो दो अब रहे नहीं। बनाया बेटा, बनाया, ध्यान से देखना मैं क्या लिख रहा हूं। नेट लॉस 5 लाख, बिजनेस लॉस कितना है, जल्दी बोलो। इतना सोच रहे थे, नेट लॉस है, पीएल बनाए, इनके बिजनेस लॉस कितना है, ये भी सोच रहे थे तुम लोग, कितना बेशरम है। अगर मैं बिजनेस लॉस अकाउंट्स के हिसाब से बात करूं तो कितना, और मैं इनकम टैक्स पढ़ा रहा हूं तो मैं आईटी के हिसाब से बात करूंगा, और इनकम टैक्स के हिसाब से बिजनेस लॉस डज नॉट इंक्लूड डिप्रिसिएशन। ये 3 लाख का आपने डिप्रिसिएशन पीएल में चार्ज किया, तो ये अनअब्जॉर्ब्ड वर्ड का मतलब क्या, अनअब्जॉर्ब्ड वर्ड का मतलब है आज जाना, एक पेपर लेना, पेपर पे पानी की 2 बूंद डालना, तो देखना पेपर पानी को सौख लेगा। अपने बोलेंगे अरे अरे पेपर ने पानी को एब्जॉर्ब कर लिया, पर प्लास्टिक के ऊपर अगर 2 बूंद पानी डालोगे देखते रह जाओगे, दिन निकल जाएगा,
पर वो नहीं होगा। तो आप बोलोगे ना प्लास्टिक ने पानी को एब्जॉर्ब नहीं किया। तो करंट ईयर में आपने 3 लाख रुपया पीएल में दिखाया, चार्ज किया, पर नुकसान हो गया 5 लाख, यानी कि करंट ईयर में प्रॉफिट ने डिप्रिसिएशन को एब्जॉर्ब नहीं किया, इसलिए वो रिमेनिंग अनअब्जॉर्ब रह गया। 5 लाख का नुकसान क्यों हुआ? क्योंकि डिप्रिसिएशन आपने चार्ज किया और करंट ईयर में उतना मुनाफा नहीं हुआ कि उस पूरे डिप्रिसिएशन को एब्जॉर्ब कर सके। इसलिए आईटी के हिसाब से बिजनेस लॉस जो होगा वो 2 लाख होगा और अनअब्जॉर्ब डिप्रिसिएशन जो होगा वो कितना होगा? 3 लाख होगा। सबसे बड़ी बात, पर मैं अगर इस 5 लाख को बिजनेस लॉस को 2 लाख कर दूं तो बोलो, जल्दी बोलो। हाँ, तो बिजनेस लॉस कितना है? बिजनेस लॉस पूछ रहा हूं मैं तुमसे। बिजनेस लॉस 2 लाख। ढंग से सुनना, अकाउंट्स के हिसाब से बिजनेस लॉस 2 लाख है, पर आईटी के हिसाब से नहीं है, क्योंकि 3 लाख का था, 3 लाख में से 2 लाख है, यानी कि 1 लाख एब्जॉर्ब हो गया, अभी भी 2 लाख रुपया क्या बच गया? डिप्रिसिएशन बच गया। यानी कि डिप्रिसिएशन बहुत बड़ा रोल प्ले करने वाला है, समझ गए? यानी कि आप ये देखो कि डिप्रिसिएशन है 3 लाख, पर अगर यहाँ पे 1 लाख होता और नुकसान 2 लाख होता तो हम बोलते बिजनेस लॉस कितना? 1 लाख, और डिप्रिसिएशन अनअब्जॉर्ब डिप्रिसिएशन कितना? 1 लाख। समझे? हमेशा ये इनकम टैक्स में ध्यान रखना, जब आप पीएल बनाते हो ना नॉर्मल अकाउंट्स का, इनकम टैक्स में आके पूरा का पूरा पीएल चेंज हो जाता है। जो आपने आज तक पीएल बनाया, बीपी चैप्टर जब पढ़ोगे तुमको लगेगा सब गलत सलत पढ़ के आ गए, तो सारा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फॉलो करो, पर बिजनेस एंड प्रोफेशन चैप्टर बोलता है बॉस तो मैं ही हूं ना, जो मैं बोलूंगा वो करना है तुमको। पूरा बीपी अकाउंट्स की एकदम धज्जी उड़ा के रख देता है। ठीक, तो ये है अनअब्जॉर्ब डिप्रिसिएशन। तो पहले क्या करोगे बेटा? आज का रिसर्च होगा, फिर आज का डिप्रिसिएशन होगा, फिर आज का फैमिली प्लानिंग होगा, फिर पुराना बिजनेस लॉस होगा, फिर पुराना फैमिली प्लानिंग होगा, फिर पुराना डिप्रिसिएशन होगा, फिर पुराना रिसर्च होगा। तुमने एक चीज को देखा, करंट ईयर में जो पहले था पुराने में वो लास्ट में हो गया, करंट ईयर में जो दूसरा था वो दूसरा अपनी जगह को बरकरार रखे हुए है, और करंट ईयर में जो तीसरा था पुराने में पहला हो गया। पहले क्या था? आज का रिसर्च होगा, पर ब्रॉड फॉरवर्ड में सबसे लास्ट में रिसर्च होगा। सेकंड में डिप्रिसिएशन होगा, पर ब्रॉड फॉरवर्ड में सेकंड में डिप्रिसिएशन है। थर्ड में करंट आज का क्या होगा? फैमिली प्लानिंग, ब्रॉड फॉरवर्ड में पहले फैमिली प्लानिंग होगा। दोनों में समझे बेटा? माने आज का पहले रिसर्च, आज का डिप्रिसिएशन, आज का फैमिली प्लानिंग, फिर पुराना बिजनेस लॉस, फिर पुराना फैमिली प्लानिंग, फिर पुराना डिप्रिसिएशन, फिर पुराना रिसर्च। ये प्रायोरिटी चार्ट है, इसको ही आपको फॉलो करना है। इसको अगर आपने ब्रेक किया तो सेटअप में आपको मिलेगा बाबा जी का ठुल्लू। याद रखना, मतलब बन जाओगे उल्लू। पेज नंबर 255 में जो प्रॉब्लम है होमवर्क में डाल दो। ये प्रायोरिटी चार्ट की प्रॉब्लम है बेटा, ध्यान से रखना है। फिर मिलेंगे डे आफ्टर टुमारो सेटअप की सेकंड क्लास और दमदार क्लास के साथ।